हाँ तो बच्चों आ गए हम लोग एक नया बहुत मज़ेदार वाला वीडियो लेके। इज मैटर्स अराउंड अस प्योर। पहला वाला जो चैप्टर था हम लोग का क्लास 9th का, उसमें था मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। उसमें हम लोग मैटर्स देखे थे कि सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था। 3 मैटर्स देखे थे ना, स्टेट ऑफ मैटर। उसका प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे। अब पढ़ना क्या है कि मैटर जो हम चारों तरफ हम देख रहे हैं वो प्योर है या नहीं है। ठीक है, इसका पता हम लोग इस चैप्टर में लगाएंगे। बहुत तरह का चीज़ पढ़ेंगे कि आपको जो मैटर होता है वो प्योर कौन सा, किसको हम प्योर बोलेंगे, किसको हम लोग मिक्सचर बोलेंगे। और जब मिक्स हो गया तो उसमें भी बहुत कैटेगरी होता है बेटा। वो होमोजेनस कौन सा है, हेट्रोजेनस कौन सा है, कौन सा जाओगे तो कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, कौन सा सस्पेंशन फॉर्म करेगा। ठीक है, बहुत चीज़ पढ़ना है इस चैप्टर में। चैप्टर निपटा देना है, ख़त्म करना है आज। ठीक है, इसको पढ़ लो, बाकी सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हम लाएंगे एक एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। पूरा आपका जो ये चैप्टर में जो भी डाउट रहेगा एनसीईआरटी का, जो भी एक एक क्वेश्चन जो होता है सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है आपका क्लास 9th का, कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या आपके आसपास में जो मैटर दिख रहा है आपको, वो वाला मैटर नहीं, लड़ाई वाला मैटर नहीं। ठीक है, कि प्योर मैटर हो रहा है कि नहीं, वो वाला मैटर दिमाग से निकाल देना अभी। ठीक है, तो आपके आसपास में जो मैटर दिख रहा है वो प्योर है या नहीं है। ठीक है, अब चलिए बेसिक डिफिनीशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैटर, दिमाग रिकॉल करना है कि मैटर जो है हम पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। व्हाट इज मैटर, उसका डिफिनीशन क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं मैटर से। ठीक है, व्हाट इज मैटर। ठीक है, एनीथिंग दैट हैज़ मास। अगर कोई भी चीज़ जिसका मास हो, मास, देख रहे हो ना साउथ वाला मूवी, वही वाला, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। बहुत सिंपल डिफिनीशन है, कोई ज़्यादा इफ एंड बट नहीं होना चाहिए इस डिफिनीशन में। ठीक है, सबको पता भी होगा कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अगर स्पेस लेता है और फिर उसके अंदर मास है तो उसको हम मैटर बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें 2-4 क्वेश्चन में पूछे हैं कि क्या तुम मैटर से बने हुए हो, तुम मैटर हो क्या, वाटर जो है वो मैटर है। उसके बाद फिर द बलून एंड द एयर इनसाइड, क्या बलून मैटर है, उसके अंदर जो एयर है वो मैटर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देना है। आ रहा है समझ में, क्योंकि आप मैटर पढ़ के बैठे हो कि मैटर 3 तरह का होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है ना, पता है आप लोगों को। तो आप जो आसपास में जितना भी मैटर देख रहे हो उसका आज हम क्लासिफिकेशन करेंगे, कौन सा मैटर प्योर है, कौन सा इम्प्योर है, कौन सा किस किस कैटेगरी में का मैटर जो है, मतलब देखेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, इस चैप्टर में तो मैटर का डेफिनेशन क्लियर है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड एज मैटर। सिंपल सा डेफिनेशन, आगे चलता है। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आप पढ़ते हुए आ रहे हो बहुत ज़्यादा। सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी है, इंटरमोलिकुलर स्पेस वाला है, फिर आपको लिक्विड का क्या प्रॉपर्टी है, गैस का क्या प्रॉपर्टी है, बहुत सारा प्रॉपर्टी आप देखते आ रहे हो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर कैरेक्टराइज दैट कैन बी ऑब्जर्व और मेजर। देखो, जितना भी चीज़ आप देखे हो, जैसे इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, या फिर कोई भी चीज़, कोई चीज़ हार्ड है या फिर कोई चीज़ सॉफ्ट है, या फिर हाथ हम मिला रहे हैं ऐसे एयर में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसको ऑब्जर्व करके देख पा रहे हैं, इसको महसूस कर रहे हैं हम। ठीक है, कि सॉलिड अगर मजबूत है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स उसके अंदर ज़्यादा है, इसके कारण से वो सॉलिड की तरह दिख रहा है। ठीक है, गैस जो हम हाथ इस तरह हिला रहे हैं, इसका मतलब है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 मॉलिक्यूल के बीच में कम है, इसके कारण से हम हाथ जो है ईजिली जो है हाथ हिला पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप जो होता है ना, मैटर कैरेक्टराइज होता है, आप उसके कैरेक्टरिस्टिक को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देख के ऑब्जर्व कर सकते हो, महसूस कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ये मैटर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी ऑब्जर्व और मेजर। उसको आप मेजर कर सकते हो या फिर उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जैसे एग्जाम्पल में हो गया कलर। ठीक है, कोई भी मैटर का आप कलर देख के पता कर सकते हो कि ये कौन सा है, ये क्या है, क्या नहीं है। शेप के हिसाब से आप देख सकते हो, जैसे वाटर जो होता है उसका क्या होता है कि आपका वॉल्यूम तो कांस्टेंट रह रहा है, बट क्या है कि शेप चेंज हो रहा है। उससे आप पता लगा रहे हो कि अरे अरे वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है और उसका जो है शेप चेंज हो रहा है, हर एक बॉटल में डाल रहे हैं तो शेप चेंज हो रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि वो मैटर हो, वो जो है लिक्विड है जो हम मतलब देख रहे हैं, वो हो सकता है वाटर, विनेगर भी हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि वो विनेगर हो सकता है, कोई अल्कोहल हो सकता है, लेकिन हम इतना दिमाग लगा सकते हैं ना कि हाँ वो पानी भी हो सकता है। ठीक है, उससे हम उसको ऑब्जर्व करके देख के उसके प्रॉपर्टी को देख के हम उसको बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं।
ठीक है। उसका साइज से शेप हो गया, साइज हो गया, टेक्सचर हो गया, डेंसिटी हो गया, स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस। और इसको हमको बार बार नहीं पढ़ाना है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हो सारा चीज़ कि एक मैटर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, कौन सा सॉलिड होता है, कौन सा लिक्विड होता है और कौन सा गैस होता है। और गैस सॉलिड का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, लिक्विड का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया और गैस का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन चैप्टर नंबर 1। अब इस वाले चैप्टर में हम लोग को देखना है कि कौन सा प्योर है, कौन सा इम्प्योर है, किसको हम क्या बोलेंगे, किसको, उस बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन मैटर का करेंगे। इतना क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं। अब ये देखिए कि देखिए मैटर जो होता है, ये देखिए क्लासिफिकेशन, ये टेबल याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए पूरा। ये चैप्टर अगर ये टेबल याद है, कोई चीज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये टेबल जो है वो सारा चीज़ लेके आ जाएगा। ठीक है, ये टेबल एकदम याद होना चाहिए। 2 बार 3 बार लिखो, याद करो, देखो, तब जाके ये टेबल पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये टेबल क्लियर हो जाएगा ना, ये पूरा एक तरह से इस चैप्टर का ओवरव्यू है। ठीक है, ये टेबल जो बनाया गया, ये ओवरव्यू इस चैप्टर का है कि आपको कैसे कैसे किस चीज़ को किस में आप क्लासीफाई करोगे, कैसे डील करोगे। ठीक है, तो ये वाला जो है आपको इस टेबल में बस टेबल याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस टेबल को पकड़ कर देखना है। देखो मैटर्स हो गया। ठीक है, मैटर्स को हम लोग क्लासीफाई किए 2 चीज़ में, एक है प्योर सब्सटेंस में, एक मिक्सचर में। क्या बेटा? एक प्योर में और एक मिक्सचर में। एक ऐसा चीज़ है जो कि एकदम प्योर है, जो एकदम शुद्ध है। ठीक है, जो एकदम शुद्ध है। एक है मिक्सचर। मिक्सचर मतलब क्या होता है? मिक्सचर खाते हो ना जी, भुजिया, हल्दीराम का भुजिया खाते हो, मिक्सचर खाते हो। मिक्सचर में क्या है कि ये सेव भी डाल दिया गया, तुमको कॉर्नफ्लेक्स भी डाल दिया गया, राइस फ्लेक्स भी डाल दिया गया, उसमें बादाम भी डाल दिया गया, सबको मिक्स करके एक मिक्सचर बनता है। वही है मिक्सचर यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग चीज़ को मिला दिए, मिक्सचर बन गया। प्योर सब्सटेंस क्या है? सिंगल चीज़, एकदम एक प्योर, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है, एकदम प्योर है। अरे समझ में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर बोलेंगे। अब देखो प्योर का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो प्योर का क्लासिफिकेशन जो होता है बेटा, एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है। हम लोग पढ़ेंगे कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, सारा चीज़ को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों का पूरा जो होता है कंसेप्ट जो होता है क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस को हम क्लासीफाई किस में करेंगे? 2 क्लासिफिकेशन होता है प्योर सब्सटेंस का। एक तो एलिमेंट होता है, दूसरा क्या होता है? कंपाउंड होता है। क्या होता है? एक एलिमेंट होगा और दूसरा क्या होगा? कंपाउंड होगा। मिक्सचर को अगर हम लोग डालते हैं तो मिक्सचर का क्लासिफिकेशन 2 में होता है। एक होता है बेटा क्या? होमोजेनस मिक्सचर, और एक क्या होता है? हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजीनस मतलब एक जैसा। ठीक है, एक जैसा। होमो मतलब क्या होता है? एक जैसा। क्या होता है? एक जैसा। होमोजेनस मिक्सचर। अब जैसे इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? होमोजेनस मिक्सचर को बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर का एक करेक्ट मतलब उसको बोलते हैं हम लोग ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजेनस मिक्सचर है कि देखो आप एग्जाम्पल आपको हम देते हैं होमोजेनस मिक्सचर का कि आप ये लिए, पानी लिए, पानी में नमक डाल दिए, चीनी डाल दी, चीनी डालने के बाद घोल दिए। देख रहे हो पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट, जो पहले दिख रहा था वैसे अभी भी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, मतलब घुल गया, तुमको नमक दिख नहीं रहा है, तुम लोगों को नमक दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? ये होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, एक जैसा हर एक जगह जो है ना, सारा चीज़ बराबर बराबर के हिस्सों में, मतलब जो भी सॉल्ट का पार्टिकल था या फिर शुगर का पार्टिकल था वो बराबर बराबर हर एक जगह जो होता है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर चला गया है, जिसके कारण से क्या है? ये होमोजेनस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। और हेट्रोजीनस को हम किस में क्लासीफाई करेंगे? 2 चीज़ में क्लासिफिकेशन करेंगे। ये करेंगे सस्पेंशन एंड कोलाइडल। ठीक है, ये सस्पेंशन में करेंगे और कोलाइडल में करेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन करते हैं और सस्पेंशन सॉल्यूशन में करते हैं मिक्सचर को, हेट्रोजेनस मिक्सचर को। ठीक है, तो होमोजेनस मिक्सचर को क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। और हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होता है वो फर्दर डिवाइड होता है सस्पेंशन और कोलाइडल में। अब देखो ये होता होगा, दिमाग में आता होगा सस्पेंशन भी ठीक है, कोलाइडल भी ठीक है, डिफरेंस क्या है? आगे हम देखो डिटेल में पढ़ेंगे डिफरेंस क्या होता है, लेकिन एक चीज याद रखना है तुमको कि सस्पेंशन में देखो सबसे छोटा पार्टिकल अगर कहीं रहेगा, इनविजिबल पार्टिकल, वो ट्रू सॉल्यूशन में रहेगा, ये दिखेगा नहीं तुमको। ठीक है, उससे बड़ा जाओगे तो कोलाइडल में जाएगा, सबसे ज़्यादा तुमको दिखेगा सस्पेंशन में। मतलब मॉलिक्यूल जो तुमको अगर सॉल्यूट कोई चीज़ में डाल दियो, कोई चीज़ मिला दियो, तो सबसे कम दिखेगा तुमको किसमें? ट्रू सॉल्यूशन में। एकदम देखते हो ना, ट्रांसपेरेंट दिखता है, तो ये तुम्हारा ट्रू सॉल्यूशन हो गया। फिर आ गया कोलाइडल। कोलाइडल में क्या करोगे? पानी में दूध मिला दिए, उसको क्या बोलेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन। और सस्पेंशन जो सबसे बड़ा पार्टिकल होता है वो किसका होता है? सस्पेंशन का होता है। इतना क्लियर है आप लोगों को? अब आगे चलते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जितना भी आप ये देख रहे हो ना सारा चार्ट, इसमें हम एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ने वाला है, इसलिए ज़्यादा
टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्लासीफाई किए थे किसमें, दो चीज में, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। क्या चीज में कर रहे थे क्लासिफिकेशन, एक एलिमेंट में किए थे और दूसरा क्या किए थे, कंपाउंड में किए थे। अब देखते हैं एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। देखिए एलिमेंट्स, ये एलिमेंट है कि एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम अगर पाया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। अब आप कुछ नहीं करना है, हर एक के घर में मिलता है, कोई साइंस का अगर बड़े भैया हो जाए कुछ भी हो तो बड़े भैया दीदी से उठाना, बोलना कि पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा है। पीरियोडिक टेबल में आप जाओगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितना ही आपको एलिमेंट दिख रहा है ये सारा क्या है बेटा, ये सारा प्योर फॉर्म में है। मतलब आयरन है तो Fe है, कोबाल्ट है तो CO है, निकल है तो Na है, कॉपर है तो Cu है, दिख रहा है ना आपको, ये सारा एलिमेंट है, ये सारे प्योर फॉर्म में, कोई मिलावट नहीं है। हाइड्रोजन है तो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है, ये नहीं है कि तुमको हाइड्रोजन के साथ हम हीलियम मिला दिए, ऐसा नहीं है। अगर वो दूसरा चीज हो जाएगा। एलिमेंट मतलब वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो बोला गया है कि एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम से अगर मिलकर बना हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वो बोलेंगे उसको एलिमेंट बोलेंगे। इतना क्लियर है आप लोगों को। आगे चलते हैं। देयर आर ओवरऑल 100 नॉन एलिमेंट, 100 से ज़्यादा है, ठीक है। एलिमेंट्स ईच विथ इट्स ओन यूनिक प्रॉपर्टी, 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स पाया जाता है। जब आप पीरियोडिक टेबल उठाओगे तो मतलब 110 से भी ऊपर के आसपास आपको एलिमेंट देखा जाएगा, ठीक है। उसमें आपको बहुत सारा, आप आगे जाओगे स्टैंडर्ड में, क्लास 11th वगैरह में तुमको याद करना सिखाएंगे, ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल याद कैसे करना है, ठीक है। हलीना के रब सफ़र कर गए, बेमक का सरबार, ये सब करके हम लोग सब सिखाएंगे कि SPDF जो होता है ये S ग्रुप में आता है, ये P ग्रुप में आता है, ये D ग्रुप में आता है, ये F ग्रुप में। तो कैसे कैसे याद करना है, इतना नहीं पढ़ना है अभी आप लोगों को, ठीक है। अभी इतना बस पढ़ना है कि आपको एलिमेंट क्या होता है। इतना क्लियर हो गया कि पीरियोडिक टेबल में जितना भी प्योरेस्ट फॉर्म में आपको ये सब चीज़ दिख रहा है, ठीक है। एटम जो सिंगल एटम कंस्टिट्यूट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। कि एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। क्या है कि एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ एक एटम से मिलके बना हुआ है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एलिमेंट को अगर हम लोग क्लासीफाई करें आगे, ठीक है, एलिमेंट को अगर हम लोग फर्दर क्लासीफाई करें तो एलिमेंट होता है बेटा 3 तरह का। कैसा होता है, 3 तरह का होता है। पहला होगा मेटल, दूसरा होगा नॉन मेटल और ये होगा मेटलॉइड्स, ठीक है। आगे जाओगे आप पीरियोडिक टेबल वगैरह पढ़ोगे ना तो बहुत आसानी से पता चल जाता है कि देखो ये वाला ग्रुप है मेटल का ग्रुप है, इधर जाओगे तो नॉन मेटल का ग्रुप है। और मेटलॉइड्स क्या होता है कि जैसे देखो एक समझाते हैं एक चीज़, ठीक है। मान के चलो कि मेटल को तुम क्या मान लिए, मेल मान लिए, क्या मान लिए, मेल मान लिए। नॉन मेटल को क्या मान लिए, फीमेल मान लिए। ये जो है दोनों का मिक्सर है, मेल एंड फीमेल जो दोनों मिल जाता है तो ये तुम्हारा जो होता है ये, इसको बोलेंगे मेटलॉइड्स बोलेंगे। इतना क्लियर हुआ। आप देखो मेटल पता है क्या होता है, ठीक है, उसका हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आगे चल के कि क्या क्या प्रॉपर्टी होता है मेटल का। तो एलिमेंट को हम 3 चीज़ में क्लासीफाई करेंगे, एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटलॉइड्स, जिसमें दोनों का लक्षण हो, जिसमें दोनों का प्रॉपर्टीज हो, मतलब मेटल का भी प्रॉपर्टी हो और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी हो, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मेटलॉइड्स बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब देखो ये फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल का, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल का। फिजिकल प्रॉपर्टी देखना है हम लोग को, ठीक है। सबसे पहले मैलिएबिलिटी, क्या बोलते हैं बेटा, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा तुम मेटल लिए, छोटा सा एक मेटल लिए, उसको हथौड़ा लिया, टन 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 पीटना स्टार्ट कर दिए। जब टन 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 पीटना स्टार्ट कर दिए तो वो जो मैटर वो सीट में कन्वर्ट होने लगेगा। तुम देखते हो कि स्टील का बड़ा बड़ा सीट दिखता है तुमको, आयरन का सीट दिखता है, कैसे, इसका मतलब वो मेटल है और वो मैलिएबल है। तो वो प्रॉपर्टी होता है मेटल का कि वो मैलिएबल होता है, उसको तुम सीट में कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ एक्सेप्शन देखो हर एक जगह तुमको मिलेगा, ठीक है। केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनी काइंड ऑफ थिंग्स। सो मैलिएबल मेटल होता है। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब आगे चलते हैं, डक्टिलिटी। अब देखो डक्टाइल क्या होता है। डक्टाइल मतलब होता है कि देखो डक्ट कैसे बोलोगे, कोई चीज़ का देखो डक्ट होता है मतलब पाइप, ठीक है। डक्ट से कैसे याद रखना है कि हाँ जो होता है डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, डक्ट मतलब पाइप।
ठीक है। और पाइप में कोई चीज़ को तुम डाल सकते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी बोलेंगे। और देखो डक्टिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई मेटल को तुम पीट के वायर के अंदर बना दिए, वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ऐसा होता है, सिलेंड्रिकल वायर होता है, तो वायर के अंदर तुम अगर पीट पीट के बना दिए, उसको कन्वर्ट कर दिए, तो उसको क्या बोलेंगे, डक्टाइल। तो हमारा दो चीज क्लियर हुआ, पहला हो गया मैलिएबल, दूसरा हो गया डक्टाइल, ठीक है। तीसरा हो गया लस्टर। लस्टर क्या होता है, शाइनी, ठीक है। जैसे तुम गोल्ड देखते होगे, गोल्ड का रिंग वगैरह देखोगे आप, ठीक है, गोल्ड का, सिल्वर का आप प्रॉपर्टी देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा लस्चरस होता है। लस्चरस मतलब क्या होता है बेटा, कि बहुत ज़्यादा चमकता है, ठीक है। अब जितनी भी लड़कियां हैं वो उनको वो देखते हो कि बहुत ज़्यादा चमकीला चमकीला कान में पहनेंगी, नाक में पहनेंगी, इधर हार वगैरह पहनेंगी, तो वो क्या होता है, वो लस्चरस होता है। लस्चरस मतलब बहुत शाइनी देता है, तो वो मेटल होता है, गोल्ड का होता है। गोल्ड क्या है, मेटल है, तो मेटल का प्रॉपर्टी होता है कि वो लस्चरस होता है, वो शाइनी होता है। ये कलर हो गया शाइनी अपीयरेंस, स्पेशली वेयर फ्रेशली कट और पॉलिश। ये फ्रेशली अगर कट या पॉलिश किया हुआ हो तो वो आपको शाइनी हो गया, लस्चरस होगा, ठीक है। चौथा हो गया कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्लियर है कि इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करेगा। मेटल जो है, जैसे मेटल की तरफ होता है कि जैसे हमारी जो बच्चियां हैं वो क्या करती हैं कि लेती हैं और बनाती हैं, मतलब कढ़ाई वगैरह में, ठीक है, कढ़ाई में ली और मेटल का एक होता है उससे बनाती हैं, तो देखती होगी कि कुछ समय के बाद वो पूरा जो होता है, जो स्टील का बना रहता है, वो पूरा गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जा रहा है, क्योंकि हीट को वो कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा चीज हो गया वायर में, आप देखते होगे वायर क्यों, वायर मेटल का होता है, जैसे कॉपर का आप लगाओगे, एल्यूमिनियम का लगाओगे, ठीक है, तो ये सब हाईली कंडक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाता है, तो उसको क्या बोलोगे, कंडक्टिविटी बोलोगे। मतलब हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी मेटल में होता है। इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इसमें फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिस कारण से जो मेटल होता है वो हाईली कंडक्टिविटी शो करता है। आगे चलते हैं, हाई डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी इसका हाई होता है। आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि डेंसिटी कैसे होता है, क्या क्या बोलते, किसको हम डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर वॉल्यूम कम होगा, मतलब मेटल क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, उसका वॉल्यूम कम होता है। अगर वॉल्यूम कम है, इसका मतलब क्या है, डेंसिटी बेटा ज़्यादा होगा। अगर वॉल्यूम जो है वो कम है, कॉम्पैक्ट है, इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब देखो, हाई डेंसिटी, इसका डेंसिटी जो होता है मेटल का वो हाई होता है। जनरली हैवी फॉर देयर साइज, एग्जाम्पल आयरन और गोल्ड, जो भी उठा के तुम देखो तो वो हैवी लगता है। क्यों लगता है, हाई डेंसिटी उसका, क्योंकि मास तो ठीक है, मास तो दिख रहा है, मास उतना का उतना ही है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है कम हो जाता है। कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास, इसका मतलब क्या है, डेंसिटी हाई। इतना क्लियर है आप लोगों को। आगे चलते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका हाई होता है, ठीक है। अब मेटल है, आपको बार बार मैं पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया है कि जो मेटल होता है वो देखो, कोई भी चीज़, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा मजबूत है, जैसे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ, तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मतलब तोड़ रहे हो आप, बॉन्ड को तोड़ रहे हो, इसका मतलब क्या है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए आपको। तो यहाँ पे मेटल जो हो गया, मेटल में आपको देखते हो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें एनर्जी हमको ज़्यादा डालना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर बॉन्ड, ठीक है। और जब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी डालना पड़ेगा, इसका मतलब उसका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। इतना क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। सोनोरिटी मतलब होता है कि सोनरस। सोनरस मतलब होता है कि देखो, बताते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। तुम स्कूल वगैरह में देखते हो ऐसे घंटी होता है, टन 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 होता है, मतलब क्या होता है, रिंगिंग टेंडेंसी, रिंग होना होता है। मारोगे टन ऐसे करता है, टन ऐसे करता है, उसको क्या बोलते हैं, सोनरस बोलते हैं। सोनरस मतलब क्या होता है कि वो उसका रिंगिंग प्रॉपर्टी होता है। मेटल का जो होता है वो रिंगिंग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि सोनोरिटी मतलब होता है प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक यूज्ड इन बेल और गॉन्ग, ठीक है, बेल या फिर गॉन्ग में इसका यूज होता है। फिर हार्डनेस देखो, हार्डनेस ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि मेटल जो होता है, और जब बता दिए कि हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब वो कॉम्पैक्ट है और उसका जो भी स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, तो इसका जो हार्डनेस होगा वो ज़्यादा होगा। इतना क्लियर है आप लोगों को, मेटल क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, नॉन मेटल लिखा हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। अब देखो हम लोग बार बार पढ़े, ठीक है। पहला स्टेट जो होता है, एग्जिस्ट एज सॉलिड
सल्फर, फॉस्फोरस, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट में पाया जाता है। नॉन मेटल जो होता है सॉलिड भी पाया जाएगा, लिक्विड भी पाया जाएगा, जैसे बोरोन वगैरह जाओगे, यहाँ पे दिया होगा लिक्विड ब्रोमीन वगैरह, ठीक है। तो ये क्या होता है, वो तुमको लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बहुत सारे गैसेस में पाया जाता है, जैसे क्लोरीन वगैरह हो गया, वो गैसेस स्टेट में पाया जाता है। तो इसका स्टेट ऑफ मैटर, तीनों स्टेट ऑफ मैटर होता है। सॉलिड में हम लोग देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर, तो जनरली मतलब मैक्सिमम टाइम सॉलिड होता है। कुछ एक्सेप्शन, ऐसे मरकरी हो गया एक्सेप्शन, आपका मेटल है बट वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। और इसका स्टेट जो होता है वो तीन होता है। नॉन मेटल जो होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। नॉन मेटेलिक लस्टर, इसमें जो लस्टर होता है वो नॉन मेटल होता है, उतना ज़्यादा शाइनिंग आपको नहीं दिखेगा। जितना शाइनिंग आपको मेटल दिखेगा उतना शाइनिंग आपको नॉन मेटल नहीं दिखेगा। उसमें इसलिए बोल रहे हैं नॉन मेटेलिक लस्टर। जनरली डल होता है एक्सेप्ट आयोडीन विच हैज़ अ स्लाइट साइन, मतलब थोड़ा बहुत शाइनिंग आपको दिखेगा। ज़्यादा आपको लस्टर जो होता है ना ब्लंट टाइप का होता है, वो आपको मज़ा ही नहीं आएगा देख के कि बहुत ज़्यादा शाइनिंग वगैरह होता है, वो नॉन मेटल होता है। ब्रिटल किसको बोलते हैं बेटा, कि मारे फूट गया पूरा, ठीक है। जैसे कोई चीज़ ऐसा है क्यूबिकल फॉर्म में, उसको मारे एक हाथ से तो पूरा फूट फाट गया, इधर उधर चला गया, उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटल टेंडेंसी, ठीक है। और उसमें क्या था मेटल में, कि मार रहे हैं तो सीट में कन्वर्ट हो रहा है, मार रहे हैं तो तुमको वायर में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो वो मैलिएबल एज वेल एज डक्टाइल। और ये क्या है बेटा, ये ब्रिटल मतलब होता है मार दिया तो फुट फाट गया, सब इधर उधर चला गया, ठीक है, वो समझ आ रहा है, उसको बोलते हैं ब्रिटल। सॉलिड नॉन मेटल्स ब्रेक इजीली व्हेन हैमर्ड, वो बहुत ज़्यादा इजीली, वो मैलिएबल या डक्टाइल नहीं होता, ठीक है। चौथा हो गया पुअर कंडक्टर। ये जो होता है बहुत पुअर कंडक्टर होता है, तुमको जितना भी नॉन मेटल होता है, इसलिए तुम देखोगे जितने ये सब होता है इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट जिसमें तुमको इंसुलेटर लगाना होता है, या फिर कोई चीज़ ऐसा जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं पास कराना होता है, उसमें नॉन मेटल का यूज़ होता है जनरली देखोगे तुम, ठीक है। तो नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। क्यों पुअर कंडक्टर है, क्योंकि फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। क्या नहीं है, फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन। जब फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या है कि उसमें से करंट पास नहीं होगा, उसमें से हीट पास नहीं होगा। इतना क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया पुअर कंडक्टिविटी, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं लो डेंसिटी। अब देखो बेटा, उसमें बताया था हाई डेंसिटी, इसमें क्या होता है लो डेंसिटी। तो डेंसिटी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जैसे देखो नॉन मेटल क्या होता है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा। मास सेम ही है, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो क्या करोगे, उसका डेंसिटी कम हो जाता है। तो इसका जो होता है डेंसिटी वो कम हो जाता है। यूजुअली लाइट सब्सटेंस, ये लाइट जनरली होता है। फिर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सेम है, उसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट था, इसका क्या बेटा लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको मेटल पता है ना, मेटल याद है, तो नॉन मेटल में जितना भी होता है प्रॉपर्टी आप उल्टा लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा। तो ये सारा चीज़ क्लियर हो गया आपको। अब आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी देख लिए हम लोग, मेटल का देख लिए, नॉन मेटल का देख लें। अब हम देखेंगे जो मेल है और फीमेल दोनों है, क्या है, मेटलॉइड्स, ठीक है। अब मेटल के बारे में, मेटलॉइड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए मेटलॉइड्स क्या होता है, ठीक है। मेटलॉइड्स क्या होता है, मेटलॉइड्स आर एलिमेंट्स दैट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। उनका मतलब नर भी है मादा भी है, ठीक है। मतलब ये मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करता है एज वेल एज नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी मेटल्स बिकॉज देयर बिहेवियर कैन बी चेंज डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और एलिमेंट्स दे रिएक्ट विद। जैसे एग्जाम्पल हो गया बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। ये मेटलॉइड्स होता है बेटा, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब ये इसका प्रॉपर्टी चेंज होता है, जब तुम टेम्परेचर चेंज करोगे, प्रेशर चेंज करोगे, और या फिर तुमको प्रेशर, टेम्परेचर एज वेल एज कंडीशन में तुमको आ गया क्या, और क्या था, हाँ कंडीशन अगर तुम चेंज कर रहे हो ना, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, फिर और इन्वायरमेंट जाके चेंज कर दिए, तो उसमें क्या होता है, वो अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर चेंज कर देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो होता है, मेटल को तुम देखोगे कि मेटल जो होता है, ठीक है, मेटल जो होता है हाई टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी ये कम हो जाता है जब टेम्परेचर हाई होगा ना बेटा, जब टेम्परेचर हाई होगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम देख रहे हो, इसमें अगर तुम मिला दोगे ना, इसको हाई टेम्परेचर पर डालोगे तो इसका कंडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी चेंज करता है बेटा,
ठीक है। प्रॉपर्टी जो होता है मेटलॉइड चेंज करता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, कैसा कंडीशन है उस हिसाब से जो होता है वो प्रॉपर्टी अपना चेंज करता है मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड समझ गए क्या हो, जिसमें मेटल का भी प्रॉपर्टी हो और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी हो, और उसको हम क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स बोलेंगे। ये जो प्रॉपर्टी शो करता है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से प्रॉपर्टी जो होता है वो मेटलॉइड शो करता है। इतना क्लियर हो क्या? आगे चलते हैं। अब देखिए एटम हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। मॉलिक्यूल पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल इसे पढ़ना नहीं है आप लोगों को, मॉलिक्यूल हम पढ़ते हैं क्या होता है कि मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। देखो सिंपल सा हम बनाए हुए एक, ठीक है। जैसे मान के चलो कि ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। और ये कार्बन हो गया, ये भी अपने प्योर फॉर्म में है, ये प्योर फॉर्म में है, ये प्योर फॉर्म में, ये प्योर फॉर्म में। बना क्या दिया? CH4, मीथेन बना दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा? मॉलिक्यूल बन गया। अरे सुनना, एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे एग्जाम्पल में हो गया आपको वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब जितना हो गया कि जब एक या एक से अधिक जो आपको एटम होता है वो मिल के एक मिलता है, कैसे? ये इसको बोलते हैं बेटा केमिकल बॉन्ड। किसको क्या बोलते हैं? जैसे ये हो गया आपको केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के थ्रू जो होता है आपस में जुड़े और जुड़ने के बाद एक सब्सटेंस बनाए जिसको हम क्या बोलते हैं? आपको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का जो H2 हो गया, H2 मॉलिक्यूल हो गया। फिर आपको ऑक्सीजन O2 हो गया, जैसे ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है वो ऐसे, ठीक है। तो और हाइड्रोजन में सिंगल, जैसे ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एटम है, और ये हाइड्रोजन का एटम है, दोनों मिलने के बाद ये क्या है बेटा? ये तुमको बॉन्ड हो गया और बॉन्ड हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? H2। ये क्या हुआ बेटा? मॉलिक्यूल्स हो गया। सिंपल सा चीज़ है, समझना है क्या है कि अगर एटम जो है केमिकल बॉन्ड के थ्रू मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो बेटा कंपाउंड्स। कंपाउंड्स हो गया कि कंपाउंड्स आर अ प्योर सब्सटेंस। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है। प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन जब पढ़े थे, प्योर सब्सटेंस, इसका जब हम क्लासिफिकेशन पढ़े थे तो एक आया था बेटा एलिमेंट एंड दूसरा आया था क्या? कंपाउंड आया था। तो उसी तरह बोल रहा है कि कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, ठीक है। एक या एक से अधिक एलिमेंट से मिलके बना रहता है। जैसे एलिमेंट हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, कंपाउंड हो गया। कंपाउंड जैसे क्या होता है? कंपाउंड बड़ा चीज़ होता है, मॉलिक्यूल छोटा चीज़ हो गया। कंपाउंड जो हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर में देखो NaCl हो गया, C12H22O11 जो तुमको होता है शुगर जो होता है इसको बोलते हैं। फिर या फिर तुम देख लो C6H12O6। इसका मतलब क्या है? कार्बन भी आया, हाइड्रोजन भी आया और ऑक्सीजन आया, तीनों मिलके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। ये भी देखो एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट आया, एलिमेंट है इसमें क्या है? 3 एलिमेंट इसमें, एक कार्बन है बेटा, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। 3 एलिमेंट आया और मिलके एक तुमको कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। वही बोल रहा है कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलके। और कैसे बनेगा वो? बॉन्डेड बाई केमिकल बॉन्ड। वो भी केमिकल बॉन्ड के थ्रू तुमको क्या होता है? एक जगह रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में जैसे तुमको दिया हुआ है C6H12O6, कार्बन, ये तुम्हारा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है कि कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। इसमें क्या होता है? 3 एलिमेंट है प्योर फॉर्म में, एक है कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तीनों आपस में केमिकल बॉन्ड बनाया, केमिकल बॉन्ड बनाने के बाद एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। यही है, इसको डिफिनीशन देख लो, कंपाउंड का एग्जाम्पल देख लो, काम खत्म। इतना ही कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। अब आगे चलते हैं बेटा मिक्सचर, ठीक है। अब जैसे हम लोग पढ़े थे एलिमेंट था, कंपाउंड था और मिक्सचर था, ठीक है। अब मिक्सचर को हम लोग क्लासिफाई किए थे 2 चीज़ में, एक था होमोजेनस और एक क्या था बेटा? हेट्रोजेनस। क्लासिफिकेशन देखो बेटा याद करते रहना बार बार। जब क्लासिफिकेशन आपको याद रहेगा ना तो उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, डायरेक्ट आप डायग्राम बना के क्वेश्चन जो होता है सॉल्व कर सकते हो। जैसे हेट्रोजेनस मिक्सचर 2 तरह का था, एक सस्पेंशन था, दूसरा क्या था? कोलॉइडल था, ठीक है। इसको बार बार आपको रिपीट करना है। रिपीट करोगे तो फिर आपका टेंशन फ्री रहोगे, आप आराम से इस पूरा चैप्टर को डायग्राम के थ्रू ही जो होता है, फ्लो चार्ट के थ्रू ही आप खत्म कर दोगे, आपको टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो मिक्सचर का डेफिनेशन हो गया कि मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस दैट आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। अब देखे ना, अब हम देखे थे कंपाउंड, देखे थे कि कंपाउंड में या देखो
दो या दो से अधिक एलिमेंट था आया और केमिकल बॉन्ड बनाया। क्या बनाया बेटा? केमिकल बॉन्ड बनाया। केमिकल बॉन्ड बनाया तो जाके कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। मिक्सचर में देखो क्या दिख रहा है कि नॉट केमिकली बॉन्डेड, देख रहे हो ना, केमिकल बॉन्ड यहाँ पे नहीं होगा। तो पहला डेफिनेशन आपको डिस्टिंक्शन मिल गया ना कि आपको जो ये था कंपाउंड था वो उसमें क्या था? केमिकल बॉन्ड था। इसमें क्या है? केमिकल बॉन्ड नहीं है। तो उसको सेपरेट करना जो हो, उसमें देखो बॉन्ड है, उसको सेपरेट करना जो है ज़्यादा टफ है। कंपाउंड को आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, वही मिक्सचर को आप आराम से सब सेपरेट कर सकते हो क्योंकि कोई बॉन्ड ही नहीं है, कोई केमिकल बॉन्ड ही नहीं है। आ रहा समझ में? अब एग्जाम्पल में देखो मिक्सचर का इंक्लूडेड सॉल्ट वाटर एंड एयर। ठीक है, सॉल्ट वाटर को आप देख लो, वो क्या है? मिक्सचर है। एयर देख लो, एयर में क्या होता है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, सारा चीज़ है, वाटर वेपर है, सारा चीज़ मिला के एयर बना हुआ है। उस केस में क्या है कि इसको आप मिक्सचर बोलोगे। अलग अलग आया, एलिमेंट आया, अलग अलग जगह चीज़ आया जो कि आपस में मिला लेकिन वो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मिक्सचर बोलेंगे। आगे चलते हैं, मिक्सचर को और डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। देखो अब मिक्सचर में हम बताएं होमोजीनस दो तरह का होता है बेटा। मिक्सचर जो होता है दो तरह का होता है, बार बार हम बता रहे हैं मिक्सचर दो तरह का होता है। एक होता है होमोजेनस और दूसरा क्या होता है? हेट्रोजेनस। अब देखो हम डायग्राम लगा रहा हूं। होमोजेनस में क्या दिख रहा है? देखो ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, ठीक है, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मिटी दिख रहा है। क्या है? यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म मिलावट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? होमोजेनस। होमो मतलब एक जैसा, एक जैसा मिलावट है, हर एक जगह जो कंपोजिशन है एक जैसा है, कोई डिफरेंस, देख रहे हो, एक ब्लू है एक रेड है, एक ब्लू है एक रेड है, पूरा एकदम एक बराबर जैसा लग रहा है कि सजा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? होमोजेनस मिक्सचर। तो डिफिनेशन क्या होगा होमोजेनस का मिक्सचर का? होमोजेनस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे? कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। ये जो आपका है कीवर्ड, क्या है बेटा? कीवर्ड। कंपोजिशन इसका जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब बराबर होगा थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, पूरा मिक्सचर में जो कंपोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? होमोजेनस मिक्सचर। इतना क्लियर हो रहा है? अब इसका उल्टा जाएंगे तो वो क्या होगा? हेट्रोजेनस। देखो हेट्रोजेनस मिक्सचर दिख रहा है आपको? हेट्रोजेनस मिक्सचर वो क्या होता है? अब देखो यहाँ पे रेड दिखा, यहाँ पे रेड दिखा, यहाँ पे रेड दिखा, एक ब्लू आया, फिर यहाँ पे रेड, यहाँ पे रेड, फिर यहाँ पे रेड जाओगे, फिर ब्लू ब्लू ब्लू, फिर रेड ब्लू। ठीक है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई मतलब नहीं होता है कि देखो अब इसको देखो, एक बड़ा सा ब्लू है, छोटा छोटा पिंक है, फिर ब्लू है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एक मतलब कोई किधर गया, कोई किधर गया, कोई किधर गया, यूनिफॉर्मिटी नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो इसमें देखो डिफिनीशन इसका देखेंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। यही आपका कीवर्ड है, जो कंपोजिशन बेटा है वो यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द मिक्सचर। मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर में जो होता है कंपोजिशन वो यूनिफॉर्म अगर रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? वो होगा होमोजेनस मिक्सचर। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब जैसे होमोजेनस मिक्सचर का हम एग्जांपल तुमको देते हैं, तो होमोजेनस मिक्सचर जो होता है, ये देखो होमोजेनस मिक्सचर में ये देखो, मान के चलो कि ये सॉल्ट लिए और इसको पानी मिला दी। क्या चीज़ मिला दिए? वाटर मिला दिए। देखो सॉल्ट दिख रहा है ना, सॉल्ट वाटर, ये आपको यूनिफॉर्म दिखे, कोई चीज़ दिखेगा नहीं। जब ग्लास के पानी में घोल दोगे तो ग्लास देखोगे तो तुमको कोई भी डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, तुमको एकदम साफ साफ क्लियर दिखाई देगा। और उसका पार्टिकल, जो सॉल्ट का पार्टिकल इतना छोटा हो जाएगा कि तुम उसको आंख नेकेड आई से देख नहीं सकते हो। आ रहा क्लियर? तो ये क्या होगा बेटा? होमोजेनस मिक्सचर। मतलब एक वाटर का, एक सॉल्ट का, एक वाटर एक सॉल्ट, एक वाटर एक सॉल्ट, मैंने पूरा यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर जो है वो बना लिया। इतना क्लियर हो रहा? अब देखो हेट्रोजेनस में तुमको हम क्या बता सकते हैं कि एक मान के चलो कि तुम ग्लास लो, इसमें पानी डाले वाटर, इसमें तुम मड डाल दो या सैंड, मड डाल दो या सैंड डाल दो, नीचे आके डिपॉजिट हो जाएगा, तुमको दिखने लगेगा भाई, तुमको दिखने लगेगा कि भाई एकदम घुला ही नहीं है ये। ठीक है, अब तुम सोचो ऊपर पानी रह गया, नीचे तुमको मड लगा हुआ है, मड तुमको एकदम अजीब टाइप का दिख रहा है, उसका पार्टिकल तुमको दिख रहा है। ठीक है, तो ये बेटा क्या हो गया? हेट्रोजीनस मिक्सचर। इतना क्लियर हो रहा है? ये हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। आगे चलते हैं। अब कंपाउंड्स क्या है, मिक्सचर क्या है? हम बोले ना कि कंपाउंड और मिक्सचर, तुम बोलोगे कि सर दोनों एलिमेंट से मिला है, एलिमेंट से मिलके और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या कर ले रहा है, और एक जो होता है मिक्सचर बना ले रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है?
कंपाउंड और मिक्सचर में जो होता है वो डिफरेंस क्या है। तो जो पहले वाला स्लाइड में हम लोग डिस्कस किए थे कि कंपाउंड जो होता है वो केमिकली बॉन्डेड होता है, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट के साथ एक बॉन्ड बनाए हुए रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। और मिक्सचर क्या होता है बेटा कि मिक्सचर जो होता है वो कोई केमिकल बॉन्ड बनाया नहीं, उसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। तो अगर केमिकल बॉन्ड जिसमें है उसका बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत है, इसका मतलब क्या है कि उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा। इतना क्लियर हो रहा है। या फिर उसको तुम आराम से नहीं तोड़ सकते हो, या फिर आराम से अलग नहीं कर सकते हो, उसको तुमको तिकड़म अपनाना पड़ेगा, कोई ना कोई तिकड़म अपनाना पड़ेगा कि कैसे तोड़ा जाए। अब मान के चलो कि तुम दो दोस्त हो, ठीक है, दो दोस्त हो और दोनों बहुत बढ़िया दोस्त हो, ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्त हो, साथ में उठते हो, साथ में बैठते हो, साथ में खाना खाते हो, इसका बॉन्डिंग बहुत बढ़िया तुम लोगों में। तुमको अगर हमको छितारना होगा ना, तुमको दोस्ती तोड़ना होगा, उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमको बड़ा तिकड़म लगाना पड़ेगा, कैसे क्या करे कि इस दोनों का दोस्ती टूट जाए, एनर्जी बहुत खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। और वही जो तुमको मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब क्या है, ठीक है, ऊपरे ऊपरे है, दोस्ती जो है ऊपरे ऊपरे है, थोड़ा सा एक का कोई कान बढ़ेगा ना तुम्हारा मूड खराब होगा, बस उससे बात नहीं करेंगे, बस उससे बातें नहीं करेंगे। तो ये तुम्हारा होता है कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, ये होता है, सिंपल सा चीज़ है। कंपाउंड क्या हो गया बेटा कि केमिकल बॉन्ड बना रहता है, और मिक्सचर में क्या कोई केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है दो एलिमेंट के बीच, ठीक है। अब देखो फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन होता है केमिकल रिएक्शन से, और इसको सिंपल फिजिकल मिक्सिंग कर दिए, एक दूसरे को मिला दिए, काम खत्म, ये हो गया मिक्सचर का फॉर्मेशन। इसमें हम मन नहीं लगा, इसमें बहुत मन लगा के इसको बनाया, इसलिए क्या है कि इसमें केमिकल रिएक्शन करवाया, तो इसका बॉन्ड मजबूत हुआ, इसका बॉन्ड मजबूत नहीं, उसका बॉन्ड नहीं बना उसका, आ रहा समझ, ठीक है। कंपोजिशन इसका होता है फिक्स रेशियो, रेशियो जो होता है, जैसे कंपाउंड हो गया, कंपाउंड का एग्जांपल जैसे तुमको H2 हो गया, ठीक है, फिर तुमको C6H12O6, अगर तुम शुगर उठा के देखोगे, शुगर कहीं भी जाओ, ग्लूकोज कहीं भी जाओगे तो उसमें 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और तुम्हारा 6 ऑक्सीजन ही मिलेगा थ्रू आउट, कहीं भी आप कोई भी ग्लूकोज उठा के देखो उसमें यही कंपोजिशन है, ग्लूकोज मतलब यही कंपोजिशन, कोई चेंज नहीं। मिक्सचर में क्या होता है कि प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी प्रोपोर्शन हो सकता है, 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच में कितना कितना नाप के डालोगे तुम, क्योंकि मिला रहे हो तुम, फिजिकली मिला रहे हो तुम, उसको बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं ले जा रहे हो। तो इसका जो होता है मिक्सचर में प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स नहीं होता, इसमें फिक्स प्रोपोर्शन होगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन देख रहे हो ना, इसमें पूरा हमेशा फिक्स रहेगा। कभी तुम ऐसा देखे हो कि एक किताब में हम पढ़ लिए ग्लूकोज का 6H12O6, एक में पढ़े C22, नहीं पढ़े होगे, सब जगह C6 ही रहता है, चेंज कहीं नहीं आएगा। ये आपका क्लियर हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी डिस्टिंक्ट होता है, इसका ओरिजिनल प्रॉपर्टी होता है। अब देखो, अब समझना क्या है, कंपाउंड में कार्बन जो है इसका अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन जो है इसका अलग प्रॉपर्टी है, और हाइड्रोजन जो है इसका अलग प्रॉपर्टी है। तीनों मिला एक प्रोपोर्शन में मिला, कैसा मिला, एक प्रोपोर्शन में मिला, एक रेशियो मिला, मिल के बनाया क्या बेटा, ग्लूकोज बनाया, C6H12O6 ग्लूकोज बना दिया। अब इसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया, आ रहा समझ में, इसका प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि देखो तीनों मिला, तीनों केमिकल बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाने के बाद फिर ये जो बना है ये भी इसका भी प्रॉपर्टी जो होता है वो अलग हो जाएगा, प्रॉपर्टी इसके बराबर सेम नहीं होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा बेटा कि प्रॉपर्टी जो होता है वो सेम होगा। जैसे एग्जांपल में तुमको देते हैं कि पानी लिए, वाटर को सॉल्ट में डिजोल्व कर दिए, ठीक है, इसमें तुमको सॉल्ट का प्रॉपर्टी मिलेगा, पानी का भी प्रॉपर्टी मिलेगा। अगर तुम मान लो इवापोरेट कर दोगे तो सॉल्ट बच जाएगा, वाटर खत्म हो जाएगा, इसका मतलब सॉल्ट का प्रॉपर्टी तुमको दिख रहा है, मिल रहा है उसमें प्रॉपर्टी, कोई चेंजिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुमको अगर इसको उबाल के या फिर अगर सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये पहले NaCl था, बाद में तुम KCl या फिर दूसरा चीज़ नहीं बनाएगा, दूसरा सॉल्ट नहीं बनेगा। NaCl डाले थे तो NaCl ही रहेगा, कुछ चेंज उसके प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। तो ओरिजिनल प्रॉपर्टी दिखा रहा है ना कि प्रॉपर्टी जो होगा बेटा वो ओरिजिनल रहेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। इतना क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं। अब देखिए व्हाट इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम देख रहे थे क्या था कि सॉल्यूशन जो था बेटा होमोजेनस मिक्सचर था। सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या था बेटा, होमोजेनस मिक्सचर था, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। 2 और मोर सब्सटेंसेस का अगर होमोजेनस मिक्सचर मिलाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को मिलाएंगे तो उसका क्या बोलेंगे बेटा, वो होमोजेनस मिक्सचर मिलता है। इसे एग्जांपल के तौर पे देखो, होमोजेनस मिक्सचर का हम बार बार बता रहे हैं कि ये पानी लिए, वाटर लिए, इसमें तुम शुगर मिला दो
या फिर सॉल्ट मिला दो, ठीक है, शुगर या सॉल्ट मिला दिए तो इसमें क्या होता है, मिक्सचर का जो फॉर्मेशन होगा वो होमोजेनस मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर फॉर्म्ड व्हेन अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, सॉल्ट वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सा चीज़ है, सॉल्ट वाटर या शुगर वाटर जो होता है वो तुमको एग्जाम्पल हो जाएगा क्या चीज़ का, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर फॉर्म्ड व्हेन अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। अब आगे हम समझेंगे कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है, आगे हम समझेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन समझ में आ गया कि इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, ठीक है। उसमें दो कंपोनेंट पाया जाता है सॉल्यूशन में, एक कंपोनेंट जो होगा वो सॉल्यूट होगा, दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो सॉल्वेंट होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो कि देखो समझ ही लो, यहाँ पे शुगर या सॉल्ट कम मात्रा में है तो इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। जो भी कम मात्रा में होगा, जब कम क्वांटिटी में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। वाटर क्या है बेटा, वाटर यहाँ पे ज़्यादा है, तुम वाटर के अंदर पानी, ये शुगर डाले हो, शुगर के अंदर पानी नहीं डाले हो, वाटर के अंदर शुगर डाले हो तो वाटर यहाँ पे क्या हो गया बेटा, सॉल्वेंट हो गया। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब मिला तो क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। तो इसको लिखेंगे कैसे कि सॉल्यूट जो था ये मिला किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ, तो बनाया क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। ये इतना समझ में आ रहा है कि सॉल्यूट जो है वो चीनी या फिर तुमको नमक था, ये पानी में मिला है तो बना क्या, सॉल्यूशन बना। ये समझ में आ गया कि व्हाट इज अ सॉल्यूशन, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। और सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर फॉर्म्ड व्हेन अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। एग्जांपल आप लिख दोगे सॉल्ट वाटर या फिर शुगर वाटर, शुगर इन वाटर, उसको आप क्या लिख दोगे, सॉल्यूशन लिख दोगे। इतना क्लियर हो, आगे चलते हैं। अब ये देखो एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल आपको आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन हो गया कि जैसे मान के चलो कि ये हो गया अल्कोहल। अल्कोहल जो है, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल में आप क्या किए, ये आयोडीन जो होता है वो मिक्स कर दिए, तो ये जो फॉर्म करेगा इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, जैसे अल्कोहल था, अल्कोहल में आप आयोडीन मिक्स कर दिए, आयोडीन मिक्स कर दिए तो इस सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, टिंचर ऑफ आयोडीन। ये क्लियर हो रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। ये क्लियर हो गया। एरेटेड ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक क्या होता है, एयर नाम ही हो रहा है, एरेटेड मतलब एयर इन ए ड्रिंक, ड्रिंक में हवा। तुम देखते होगे कि तुम सोडा वाटर पीते हो या फिर कोको कोला, गाए बड़ा गर्मी लग रहा है कि नहीं, बहुत गर्मी लग रहा है, चलो थोड़ा ठंडा पी लेता है, ऐसे उससे कुछ होता नहीं है, पीना भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा शुगर का मात्रा उसमें होता है। बहुत बच्चा सब आजकल बहुत पीता है, सब स्टिंग पीता है सब, है कि नहीं, खूब स्टिंग पीता है सब। स्टिंग में क्या है, शुगर मिला के डाले हुए, एकदम मतलब गर्दा कर दिया है उसमें, स्टिंग में शुगर मिला के। अब बच्चा को लगता है क्या कि एनर्जी ड्रिंक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें हम पाया जाता है। एनर्जी कुछ नहीं आता है, सब भरम है, दिमाग का खेल है। उसमें क्या होता है तुमको कि तुम्हारा जो एड्रेनलिन रश कर देता है उसमें, तुमको लगता है बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। कैफीन ज़्यादा होता है, तुम देखोगे एकदम 78% या 70% कैफीन लिखा रहेगा, समझ रहा है, 70-80% तुम कैफीन पी रहा है तो कितना ज़्यादा हो गया। तुम देखते हो चाय थोड़ा सा पी लो, चाय में 4 से 5% कैफीन होता है, चाय पी लो दिमाग एकदम टन हो जाता है। तुम सोचो 70% तुम कैफीन कंज्यूम कर रहा है तो तुम बॉडी को क्या दे रहा है। इसलिए स्टिंग को नहीं पीना चाहिए, हम सिंपल सा बता रहा है। स्टिंग हो गया, कोको कोला हो गया, तो यही बोल रहा है एरेटेड ड्रिंक जो होता है, एरेटेड ड्रिंक मतलब क्या होता है, उसमें हवा डाल दिए पानी के अंदर, कोई भी ड्रिंक के अंदर पानी डाल दिया, हवा डाल दी। हवा में जनरली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तुम देखते हो ना कि ठंडा पिए, कोको कोला पिए तो बहुत डकार आ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा पाचन हो गया, पाचन नहीं हो रहा है, पेट में जाके वो CO2 निकल रहा है बाहर, क्योंकि CO2 उसमें हम डिजोल्व किए थे हाई मतलब प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में उसको डिजोल्व कर दिए थे। अब पेट में क्या टेम्परेचर बढ़ गया बेचारे का, अब जब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा तो CO2 जो निकलता है बाहर निकलने लगता है, तो लोग को लगता है खूब बढ़िया एकदम डकार आ रहा है, मज़ा आ गया एकदम कोको कोला पी के। कोको कोला पीने से कुछ नहीं हो रहा है, सही बता रहा तुमको, वो सब दिमाग का खेल है, कुछ नहीं। जाओगे ना जो नॉर्मल सोडा बनाता है घर में, उसमें भी वही करता है, छोटका देखते नहीं हो, सोडा इसे मुँह डालेगा उसमें फिर से निकलता है, वो भी वही है, उसमें क्या है CO2 डाल देगा तुमको,
एकदम हाई प्रेशर पे लो टेम्परेचर पे CO2 डाल दिया, उसमें डिजोल्व कर दिया। डिजोल्व करने के बाद जब तुम पियोगे खूब डकार आएगा एकदम भर पेट। वही है तुमको एरेटेड ड्रिंक वही होता है। ठीक है, रिकमेंड नहीं किया जाता उसको पीने के लिए, लेकिन अब पी रहा है भाई, पैसा कमा रहा है सब, है कि नहीं। एरेटेड ड्रिंक जो हो गया लाइक सोडा वाटर कंटेन्स CO2, बता दिए कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होता है। एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत हम बताएंगे। एयर जो होता है बेटा वो होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है। जैसे उसमें क्या है बेटा, कंपोजिशन तुम देखोगे तो 71% तुमको नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर तुमको वाटर वेपर हो गया, बहुत चीज़ मिलता है, मिल के तुमको गैस का फॉर्मेशन करता है। आ रहा समझ में। तो ये क्या है, एक होमोजेनस, तुम देखते हो एकदम ट्रांसपेरेंट दिखता है, एकदम मजा आता है देख के कि खूब दूर तक दिख रहा है कि नहीं। तो ये क्या है कि होमोजेनस मिक्सचर है एयर, मतलब डिफरेंट एयर का। ठीक है, डिफरेंट गैसेस का जो है वो होमोजेनस मिक्सचर है, वो क्या बना रहा है बेटा, एयर बना रहा है। इतना क्लियर हो रहा है। अब आगे चलता है। ये देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी, सॉल्व का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी कहाँ छोड़ देंगे, वो भी पढ़ेंगे, सब चीज़ का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी होता है कि इट इज़ ए होमोजेनस मिक्सचर। बार बार पढ़ते हुए आ रहा है कि होमोजेनस मिक्सचर का जब हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे तो ट्रू सॉल्यूशन आया था। क्या आया था बेटा, होमोजेनस मिक्सचर का अगर हम देखे थे, नीचे गए थे तो ट्रू सॉल्यूशन आया था। ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन आया था। और उधर हेट्रोजेनस में क्या गया था, सस्पेंशन था, कोलाइडल था। याद रखना है ना। तो पहला हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर डालेंगे कि इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर। ये क्लियर हो गया। दूसरा देखो कि पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर 1 नैनोमीटर, कांट बी सीन फ्रॉम नियर। बहुत छोटा होता है 1 नैनोमीटर, जानते हो कितना होता है, ये होता है तुमको 1 नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर, 10 टू द पावर -9 मीटर, 10 के -9 मीटर का जो होता है वो उसका साइज होता है। सोच रहा है कितना छोटा होता है। 1 मीटर जो होता है, देखने करता है 1 मीटर कितना होता है, मान लो 1 मीटर इतना होता है, वो 10 टू द पावर -9 मीटर, बहुत छोटा पार्टिकल होता है, तुम आँख से देख ही नहीं सकते हो। तब आँख से नहीं देख पाओगे, पार्टिकल बहुत छोटा छोटा है तो स्कैटरिंग नहीं करता। स्कैटरिंग मतलब क्या होता है बेटा कि जब लाइट पास करवाएं तो वो लाइट को इधर उधर तुमको नहीं करता, मतलब लाइट आया तो सिग्नल निकल गया, कोई इधर उधर। स्कैटरिंग मतलब क्या होता है, इधर उधर नहीं किए, एकदम लाइट यहाँ से बीम आया, बीम आगे से निकल गया। अब हम देखेंगे आगे सस्पेंशन और कोलाइडर में जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, इसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, वो हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, पिक्चर तुमको दिखाएंगे, विजुलाइजेशन करेंगे कि आखिर होता क्या है टिंडल इफेक्ट। आ रहा समझ। ये जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब टिंडल इफेक्ट ये शो नहीं करता है। ठीक है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। फिल्ट्रेशन समझ रहे हो क्या होता है। फिल्ट्रेशन हुआ कि तुमको, अब देखो पार्टिकल इतना छोटा है, तुम देखो घर पे जाना है, घर पे एक्सपेरिमेंट करना है तुमको। करना क्या है कि लिए एक बोतल लिए, बोतल में पानी लिए, पानी को क्या किया, उसमें नमक घोल दिए। अब नमक घोल दिए, अब तुम सोच रहे हो कि ना ना बहुत बेकार किए नमक घोल के, अब हमको मज़ा नहीं आ रहा, हम सोच रहे हैं कि उसमें शुगर मिला दें, है कि नहीं। तो अब सोचोगे कि क्या करें, छान के इसको अलग कर सकते हैं। जाओगे छानोगे, पूरा निकल जाएगा, कोई भी ऊपर जो होता है सॉल्यूट का पार्टिकल नहीं आएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, होमोजेनस मिक्सचर का। होमोजेनस मिक्सचर जो होता है तुम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हो, उसको तुम अलग टिकरम तुमको अपनाना पड़ेगा। फिर तुम जाओ तो इवापोरेशन में जाओ, ठीक है, या फिर अलग अलग सिस्टम से तुमको होता है उसको अलग कर सकते हो। ऐसे तुम नहीं कर सकते अगर होमोजेनस मिक्सचर है तो। इतना क्लियर हो रहा है ना। तो यही बोल रहा है कि द मिक्सचर क्या होता है, द सॉल्यूशन पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इतना क्लियर हो रहा है। आगे चलते हैं। व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, हम 3 चीज़ बताए थे तुमको, उसमें 3 चीज़ बताए थे। एक बेटा क्या था, सॉल्यूट था। क्या था बेटा, सॉल्यूट था। सॉल्यूट क्या था, जो कम मात्रा में था वो क्या था, सॉल्यूट था। इसको मिला क्या, सॉल्वेंट में, ये बनाया क्या, सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, अब देखो अगर कंसंट्रेशन देखना है, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट का मात्रा कितना ज़्यादा सॉल्यूशन में, वही होता है कंसंट्रेशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूट मतलब क्या होता था बेटा, कम मात्रा में था, मान के चलो सॉल्ट था। ठीक है, सॉल्ट को डिजोल्व किस में किया, वाटर में डिजोल्व किया, ये जो बनाया सॉल्यूशन बनाया। अब तुम कंसंट्रेशन किसका निकालोगे, सॉल्ट का निकालोगे। सॉल्ट कितना डिजोल्व है पानी में, इतना क्लियर हो रहा है ना। इसी को हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन इज मेजर ऑफ द मास और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
डिजॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। आना समझ में, कितना ज़्यादा तुम सॉल्यूट को है वो सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में मिलाए हो, उसी को हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बोलते हैं। जनरली देखो होता है, निकलता है कंसंट्रेशन सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूशन से निकालते हैं कि सॉल्यूट कितना है एक सॉल्यूशन। तुम्हारे में इतना ही पढ़ना, इतना ही दिमाग लगाना है कि सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ हाउ क्राउडेड द सॉल्यूट पार्टिकल आर। देखो सिंपल सा चीज़ है, ये समझना है कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। मान के चलो कि एक सॉल्यूट हो गया, तो इसमें क्या कंसंट्रेशन मतलब क्या है, कितना क्राउडेड है। अगर कंसंट्रेशन जो है, अब जैसे एग्जांपल हम देते हैं, ठीक है, ये ले लिए तुम एक बीकर ले लिए, बीकर में क्या डाले बेटा, वाटर डाले, क्या डाले, वाटर डाले। इसमें क्या है कि इतना ही मान के चलो डाले तुम सॉल्ट, ये हो गया सॉल्ट 1 ग्राम, सॉल्ट डाले, ये 100 ग्राम जो होता है वाटर हो गया, ठीक है, 100 ग्राम वाटर हो गया, ठीक है। इसमें तुम डाले ml, मान के चलो, ग्राम नहीं लिखना चाहते हो ml लिख दो, क्या दिक्कत है, ml मिलीलीटर, ठीक है। 100 ml में 1 ग्राम नमक डाले, इतना तुमको दिख रहा है, ठीक है। अब देखो 100 ग्राम सेम है, इसमें क्या किए उठ के कि इसमें हम 5 ग्राम जो होता है सॉल्ट डाल दिए, ठीक है। तो जो सॉल्ट पहले इतना था अब बढ़ जाएगा, दिख रहा है ना, अब ये सॉल्ट बढ़ जाएगा। यही होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है बेटा कि इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ हाउ क्राउडेड, कितना ज़्यादा क्राउडेड है द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर। पहले आप देख रहे थे ना, पहले जो है कम क्राउडेड था, अब क्राउडेड ज़्यादा हो गया। तो वही बोलना चाह रहा है कि कंसंट्रेशन को हम देखते हैं कि कितना जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो कितना ज़्यादा क्राउडेड है। अगर क्राउडेड ज़्यादा है, मोर क्राउडेड, इसका मतलब क्या है बेटा, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, ज़्यादा, ठीक है। वही सेम है कि अगर क्राउडेड कम है, इसका मतलब अगर पार्टिकल्स में क्राउडेड कम है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कम। सिंपल सा चीज़ है। अब आगे चलते हैं, कंसंट्रेशन को निकालते कैसे, ये हमको समझना है, ठीक है। कंसंट्रेशन समझ में आ गया, आगे चलते हैं, मजा आएगा एकदम। चलिए, क्या निकल गया, ठीक है, चलिए कंसंट्रेशन समझ में आ गया। अब कंसंट्रेशन आगे निकालेंगे, पहले ये पढ़ लीजिए आप, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो सॉल्यूशन जो होता है बेटा, सॉल्यूशन क्योंकि पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो सॉल्यूशन 2 तरह का होता है। क्या होता है बेटा, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, उसको आप समझ लो कि आप एक मान के चलो कि एक बीकर लिए, ठीक है, एक बीकर लिए, इसमें क्या होता है कि पानी लिए, क्या लिए बेटा, वाटर लिए, इसमें आप सॉल्ट डालें, ठीक है। सॉल्ट डाले तो इसमें क्या होता है बेटा, सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है, मतलब क्या है वो बेटा, अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है। इसमें सॉल्ट डालते गए, एक ऐसा टाइम आएगा कि अगर एक छोटा सा सॉल्ट का पार्टिकल इसमें डालिएगा ना आप, तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है, वो डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब नो डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। ये जो बन गया वो हो गया बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसी को बोलते हैं, सैचुरेशन में पहुंच गया वो, ठीक है। अब उसमें आप कुछ भी कर लो, कुछ भी मतलब नहीं बोल रहे हैं, मतलब नॉर्मल कंडीशन में हीट बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, ठीक है। कुछ मतलब नॉर्मल कंडीशन में कुछ भी कर लो, कितना भी हिलाओ डुलाओ, कुछ भी करो, वो एक पार्टिकल जो है वो अब डिजॉल्व नहीं होगा। तुम देखते हो ना कि चीनी, जैसे मान के चलो चीनी लिए, पानी लिए, पहले मिलाए तो बहुत क्या होता है, आसानी से मिल जाता है। बहुत ज़्यादा चीनी डाल दोगे ना तो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाता है, चीनी तुमको दिखने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि वो अपने सेचुरेशन में पहुंच गया, जितना एक ग्लास में पानी चीनी को डिजॉल्व कर सकता था वो कर चुका है, अब डिजॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए बोला गया ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, कितना सॉल्युबिलिटी हो रहा है, उसके बेसिस पे हम 2 कंडीशन लगाए हुए हैं। एक लगाए हुए हैं
आपका सेचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा क्या हो गया बेटा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। ये इतना क्लियर हो गया। अब देखिए कि नो मोर सॉल्यूट इज डिजॉल्व, सेचुरेटेड सॉल्यूशन सेचुरेशन में पहुंच गया कि अब इससे ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं करेंगे हम, भाई बहुत हो गया, अरे दादा अरे मैया अब नहीं हमसे डिजॉल्व हो पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लेस देन सेचुरेटेड लेवल। सेचुरेटेड लेवल मान के चलो कि आपको था कि हाँ एक कोई पानी है आपको दिख रहा है ये वाला पानी में, हम मान के चलो कि कितना है थोड़ा बहुत 100 ग्राम जो है इसमें इसका कैपेसिटी है डिजोल्व करने का, ठीक है। 100 ग्राम आप कैपेसिटी इसका डिजोल्व करने का है, आप 100 ग्राम डालोगे तो सेचुरेटेड हो जाएगा। अगर 100 ग्राम से कम है 80 ग्राम मतलब अनसेचुरेटेड। अब 120 ग्राम डाल दिए तो डिजोल्व होगा ही नहीं, 100 ग्राम तक इसका कैपेसिटी डिजोल्व करने का वही करेगा। इतना क्लियर हो रहा है कि क्या सेचुरेटेड होता है क्या अनसेचुरेटेड होता है, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, वो स्लाइड आगे पीछे हो गया था इसलिए, नहीं तो आप देखते हैं कंसंट्रेशन कैसे निकालना है। अब देखिए कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये वॉल्यूम भी आप ले सकते हो या मास भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो वही लिखा है मास ऑफ सॉल्यूट दिख रहा है आपको ग्राम में, वॉल्यूम होता है डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब किसको बोलते हैं, लीटर को बोलते हैं। देखो वन, अब आप कुछ यूनिट आप समझ लो आपको मजा आएगा। 1 डेसीमीटर क्यूब, इसको हम क्या बोलते हैं 1 लीटर बोलते हैं, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब जब हो गया इसको हम क्या बोलते हैं 1 ml बोलेंगे। बहुत सिंपल सा कन्वर्जन है। अगर 1 डेसीमीटर क्यूब आपको दे दिया तो 1 लीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया 1 मिलीलीटर हो गया। यही समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको आइए इसमें, तो कंसंट्रेशन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इसमें निकाला हुआ है। कंसंट्रेशन जो होता है वो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको मैं सॉल्यूशन लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये क्या होगा बेटा आपका कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब एग्जांपल के बेसिस पे हम कंसंट्रेशन जो है निकालना सोचेंगे। अब देखो वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किस किस वेज से हम जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को नाप सकते हैं। जैसे हम बताए ना कि मास के थ्रू भी नाप सकते हो, वॉल्यूम के थ्रू भी नाप सकते हो, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के थ्रू भी नाप सकते हो। तो देखो पहला जो आपका है कि मास परसेंट, क्वेश्चन पूछेगा ये कंसंट्रेशन निकालिए ऑन द बेसिस ऑफ मास परसेंट, ठीक है। मास परसेंट के हिसाब से आपको जो है कंसंट्रेशन निकालना है। इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूट लेना है और मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है, इनटू 100 करना है। क्या करना है बेटा, ऊपर सॉल्यूट लेना है नीचे सॉल्यूशन लेना है, इनटू 100 करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन मास बाय मास परसेंट। ये क्या है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। आपको बोलेगा एकदम जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें सीधे सीधे बोलेगा कि मास बाय मास परसेंट में निकालिए, मास बाय वॉल्यूम परसेंट में निकालिए, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में निकालिए। तो क्या हो गया बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे ले लेंगे, इनटू 100 कर देंगे। तो ये आपका जो हो गया बेटा, ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये क्या हो गया मास बाय वॉल्यूम परसेंट के हिसाब से निकला। अब आगे चलेंगे, लास्ट देखेंगे हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हो गया, दिख रहा है ना आपको, इनटू 100, ये हो गया आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये ऐसे कैलकुलेट हो गया। पहला हम देखें मास बाय मास परसेंट, दूसरा देखें मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अब जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट मतलब क्या होता है, ऊपर भी वॉल्यूम लेंगे नीचे भी वॉल्यूम लेंगे। ऊपर ही मान के चलिए कि लीटर में आ गया और नीचे भी लीटर में आ गया, ठीक है। मास में जो आप बेटा क्या था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे तो दोनों को क्या करेंगे लीटर में रखेंगे। सिंपल सा चीज़ है कि लीटर में रखेंगे। अब ये वाला जो आपको होगा कन्फ्यूजन होगा कि सर इसमें कैसे रखना है, मास ऑफ सॉल्यूट है या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन है, दोनों क्या करना है ग्राम में रख देना है, टेंशन ही नहीं लेना है, दोनों को एक में ला देना। और इसमें जो है मास ऑफ सॉल्यूट है तो मास आप किस में लोगे, ग्राम में लोगे, और वॉल्यूम किस में लोगे, लीटर में लोगे, हो गया काम खत्म, कुछ करना ही नहीं है। तो इस बेसिस पे है मास बाय मास परसेंट निकालोगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालोगे, और तीसरा जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालोगे। अब आगे न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। देखो पहला है कि 6 ग्राम जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम डिजोल्व किए क्या 2 डेसीमीटर क्यूब, 2 डेसीमीटर क्यूब को क्या बोलेंगे 2 लीटर में, 2 लीटर वाटर में किए हैं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड फॉर्म, इसका बेटा कंसंट्रेशन निकालना है।
तो क्या है बेटा, मास ऑफ, देखो क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर दिए। अब ये देखो कंसंट्रेशन कितना निकला, 6 ग्राम। 6 ग्राम कितना है, सोल्यूट है, अपॉन 2 वाटर है, इंटू 100 कर दो। ये हो गया तुम्हारा 300% के आसपास। सिंपल सा चीज़ है, बहुत आसान है ये सारा चीज़ जो होता है। ये ग्राम हो गया, ये तुम्हारा डेसीमीटर क्यूब तुमको पानी में मतलब लीटर में आ गया। उसके बाद फिर कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म, कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकलेगा, ये ऐसा निकल जाएगा। ये क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। अब देखो होता है ना कि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या बताए थे कि सेंटीमीटर क्यूब होता है मिलीलीटर होता है, और 1 डेसीमीटर क्यूब क्या होता है बेटा, लीटर होता है। ऐसे भी मिलीलीटर से लीटर में जाओगे तो 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है, पता है ना आपको। 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर। अब कभी भी आएगा ना आपको तो ये क्या करना है कि ml को जो होता है वो लीटर में कन्वर्ट करना है, तब आपको डालना है इसमें, ठीक है। जैसे मान के चलो 500 ml दे दिया आपको, तो इसको क्या करोगे, लीटर में कन्वर्ट करोगे। लीटर में कितना कन्वर्ट करोगे, इसको आप करोगे 1/2 लीटर। कैसे कि 500 ml था अपॉन 1000 ml, 1000 ml होता है ना, इससे 2 कट गया तो इसका मतलब 1/2 लीटर। इतना क्लियर हुआ, कन्वर्जन आता है ना सबको, नहीं आता है तो बता देना, इसका अलग वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको कि देयर इज अ डिफरेंस यूनिट, अलग अलग यूनिट का आपको है कि 1 डेसीमीटर क्यूब किसको बोलते हैं, लीटर को बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसको बोलते हैं, मिलीलीटर को बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो ये है आपका कि कैलकुलेट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का ये सॉल्यूशन कंटेनिंग 25 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, 75 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज इन द सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूट कितना है। सॉल्यूट कितना है बेटा, सॉल्यूट आपको है सॉल्यूशन कंसंट्रेशन 25 ग्राम। 25 ग्राम जो होता है कॉमन सॉल्ट NaCl, दिख रहा है आपको। अब आगे जो जाएंगे, अब देखेंगे हम सॉल्यूट क्या मतलब हो गया, सॉल्वेंट कितना है। देखिए पानी में डिजोल्व किया है, सॉल्वेंट है हो गया 75 ग्राम। इसका मतलब सॉल्यूशन कितना हो गया, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कितना आ जाएगा बेटा, 25 ग्राम NaCl था, इसको कितना में डाला है, 75 ग्राम वाटर में डाला है। सॉल्यूशन कितने का बन गया, 100 ग्राम का, ठीक है। अब बोल रहा है कि परसेंटेज मास बाय मास में निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या है बेटा कंसंट्रेशन का, कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 25 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम इंटू 100 कर दिए। ये से ये कट गया 4 बार में, ये मतलब 25, इसका कितना हो गया 25%। ये आपका कंसंट्रेशन आ गया। इतना क्लियर हो गया। पहले क्या हुआ कि सॉल्यूट कितना है 25 ग्राम NaCl का, सॉल्वेंट कितना है 75 ग्राम, किसमें डाल रहे हैं, कॉमन सॉल्ट डाल रहे हैं वाटर में, मतलब सॉल्वेंट कितना है 75 ग्राम। सॉल्यूशन जो बना वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बनाएंगे, 25 प्लस 75 100 ग्राम। कंसंट्रेशन देखेंगे तो 25/100/100, तो 100 से 100 कट गया, 25 बच गया, 25%। इतना क्लियर हो रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसी तरह क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या था, हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। अब देखिए हेट्रोजीनस जो सॉल्यूशन आपका था, आपको था ना पढ़ना कि होमोजीनस हम पढ़ लिए, ठीक है, कंसंट्रेशन निकालना सीख लिया। अब हेट्रोजीनस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हेट्रोजीनस सॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे कि 2 तरह का होता है, सस्पेंशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। बार बार हम पढ़ रहे हैं कि जो हेट्रोजीनस सॉल्यूशन होता है ये सस्पेंशन होता है, और दूसरा क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। अब हम पढ़ेंगे सस्पेंशन के बारे में, सस्पेंशन होता क्या है, व्हाट इज सस्पेंशन। तो सस्पेंशन का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि क्या होता है, ये नॉन होमोजीनस सिस्टम होता है। क्या होता है नॉन होमोजीनस, इसका मतलब क्या है, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है बेटा, हेट्रोजीनस मिक्सचर, मतलब क्या है, नॉन होमोजीनस मिक्सचर या फिर हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब इसमें देखो सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड। सस्पेंशन में क्या होता है, बार बार बता रहे हैं कि सस्पेंशन में सस्पेंडेड पार्टिकल होगा। सस्पेंडेड पार्टिकल क्या होगा, वो सॉलिड होगा।
किस में रहेगा? लिक्विड में रहेगा। जैसे एग्जांपल में आपको डाले थे कि मड डाल दिए वाटर में, क्या डाल दिए? मड डाल दिए वाटर में, ये सस्पेंशन का फॉर्मेशन कर लिया। सॉलिड पार्टिकल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपको सस्पेंशन का। तीसरा आते हैं, पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल टू नेकेड आइज। हम बताए हैं कि सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है वो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद कोलाइडल आता है, तीसरा जो आता है सबसे बड़ा जो पार्टिकल सब जगह दिखता है वो क्या होता है? सस्पेंशन का होता है। पार्टिकल जो होता है ये बढ़ते हुए क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पार्टिकल सबसे छोटा ट्रू सॉल्यूशन में होगा, नेकेड आई में तुम नहीं देख पाओगे, कोलाइडल में भी नेकेड आई में तुम नहीं देख पाओगे, सस्पेंशन में तुम नेकेड आई पे देख पाओगे। तो ये सस्पेंशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, ठीक है। स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, ये स्कैटरिंग करेगा, मतलब ये टिंडल इफेक्ट जो होता है बेटा शो करेगा। क्या करेगा? ये टिंडल इफेक्ट जो होता है ये शो करेगा, ठीक है। स्कैटरिंग करता है आपको सस्पेंशन, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन हो गया मडी वाटर एंड सैंड इन वाटर। सैंड आप मिला दिए पानी में या फिर मड मिला दिए पानी में, वो किसका एग्जाम्पल है बेटा? सस्पेंशन का एग्जाम्पल। इतना क्लियर हो गया आपको कि सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन एक नॉन होमोजेनस मतलब हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, और इसमें क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स जो होता है वो सस्पेंडेड होता है पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, ठीक है। और सॉलिड पार्टिकल बड़ा होता है इसलिए हम उसको नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। और एक और फीचर आपको हो सकता है कि इसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू जो होता है सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल बड़ा है तो इसको हम बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इसको हम सेपरेट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका ये एक और प्रॉपर्टी शो करता है, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि अगर लाइट वहाँ से पास होगा तो लाइट को स्कैटर करेगा, कि लाइट अगर मान लो स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन से पास नहीं होकर स्कैटरिंग हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। अब आपको लाइट का जो था पाथ विजिबल होगा कि कहाँ से वो घूम रहा है, कहाँ से इधर जा रहा है, कहाँ से उधर जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। और एग्जाम्पल हो गया मडी वाटर और उसका सैंड इन वाटर। इतना क्लियर हो गया आपको सस्पेंशन। आगे चलते हैं बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। ऐसे प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, सबका प्रॉपर्टीज जब पढ़ रहे हैं इसका प्रॉपर्टीज पढ़ लें, ठीक है। पहला क्या बेटा है? हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये सब समझ में आ गया कि द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन थ्रू नेकेड आइज। बार बार बोल रहे हैं कि इसको हम नेकेड आइज के थ्रू देख सकते हैं। तीसरा हो गया पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट मेक पाथ विजिबल। वही था, वही वाला पॉइंट आपको था कि इसको टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट ये शो करता है। फिर सॉल्यूशन पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल। इसको क्या बोलते हैं बेटा कि जब तुम देखते होगा ना कि जैसे सैंड लिए, सैंड को पानी में डाले, घोल के छोड़ दिए, कुछ समय के बाद क्या होता है? वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो उसमें वही बोल रहा है ना कि ये अनस्टेबल सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन जो बन रहा है ना हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, वो अनस्टेबल है। अगर स्टेबल रहेगा तो घुला दोगे तो घुला ही रहेगा, वो नीचे आके बैठेगा नहीं, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि तुमको जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है वो सेटल डाउन हो जाता है नीचे की तरफ। तो व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर उसको बिना हिलाए डुलाए छोड़ दिए ना तो नीचे आके बैठ जाएगा। दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। कि जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल इन नेचर होता है, वो स्टेबल नहीं होता है। जैसे जो होमोजेनस मिक्सचर होता है वो आपको स्टेबल इन नेचर होता है। अगर पानी को आप पानी में नमक मिलाकर छोड़ दिया ना, वो कितना देर भी छोड़ दो, नमक नीचे सेटल डाउन नहीं होगा, वो आपको दिखे, वो उसी तरह का सॉल्यूशन बन के रहेगा, ठीक है। तो वो क्या है? स्टेबल सॉल्यूशन हो गया। ये क्या है? अनस्टेबल सॉल्यूशन बना रहा है। इतना क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं बेटा, आगे चलेंगे। अब आ जाएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या किस में आएंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन। अब देखो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है कि द कोलाइडल सॉल्यूशन आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉल साइज द पार्टिकल्स आर कंपेयर टू द सस्पेंशन द मिक्सचर अपियर्स टू बी होमोजेनस, ठीक है, बट एक्चुअली द कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। अब देखो सिंपल सब चीज़ बता रहे हैं तुमको। हम क्या बताए थे कि पार्टिकल्स के हिसाब से अगर बढ़ते हुए क्रम में हम देखें तो सबसे छोटा पार्टिकल अगर डिजॉल्व में दिख रहा है तो वो क्या है? होमोजेनस मिक्सचर। उसमें हम पार्टिकल्स को देख नहीं पाते हैं। दूसरा नंबर जो आता है वो आता है कोलाइडल सॉल्यूशन का। कोलाइडल सॉल्यूशन में भी हम पार्टिकल देख नहीं पाते हैं। तीसरा जो आता है पार्टिकल देख पाते हैं वो होता है सस्पेंशन। अब देखो लोग को भ्रम हो जाता है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है, लेकिन ये होमोजेनस मिक्सचर नहीं होता है। इसका पार्टिकल इतना छोटा होता है ना कि हम आंखों से देख नहीं पाते हैं। तो हम लोग को लगता है कि ये एक होमोजेनस मिक्सचर है, लेकिन ओरिजिनली ये एक होमोजेनस मिक्सचर नहीं होता है।
इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो ये एक है हेट्रोजेनस मिक्सचर। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखो कि पानी लिए, पानी में दूध मिला दिया, ठीक है, तो वो जो फॉर्म करेगा वो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। आपको पार्टिकल दूध का जो है वो दिखेगा नहीं उसमें, लेकिन पूरा मिल्की आपको जो दिख रहा है ना, पूरा अपीयरेंस मिल्की हो जाएगा, यूनिफॉर्म जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, वो आपको मतलब हेट्रोजेनस मिक्सचर है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। मिक्स जो होता है वो चारों तरफ यूनिफॉर्म नहीं है। आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते होगे, कभी आप दूध में डालोगे, दूध डाल के छोड़ दो, आप बहुत देर तक छोड़ दो पानी में डाल के, आपको लगेगा ना कि थोड़ा सा पानी वाला पार्टिकल ऊपर आ गया, दूध वाला पार्टिकल नीचे आ गया, ठीक है, तो वो आपको दिखेगा, आपको ऑब्जर्व करना है इस चीज़ को। तो वो एक हेट्रोजेनस मिक्सर के अंदर आता है, वो अपीयर होता है होमोजेनस मिक्सर बट है नहीं, उसको कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल आर कंपेयर टू द दैट ऑफ द सस्पेंशन। द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजेनस। ये होमोजेनस अपीयर होता है बट होमोजेनस होता नहीं है। बट एक्चुअली अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, फॉर एग्जांपल मिल्क इन वाटर। मिल्क वाटर में डाल दिए, वो क्या बनाता है बेटा? कोलाइडल सॉल्यूशन शो करता है। जब कोलाइड, ये एक हेट्रोजेनस मिक्स है, इसका मतलब क्या है? ये प्रॉपर्टी टिंडल इफेक्ट शो करेगा। क्या करेगा? टिंडल इफेक्ट का प्रॉपर्टी शो करेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं इसका प्रॉपर्टी। ठीक है, टिंडल इफेक्ट बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल, बता रहे हैं बार पार्टिकल्स, वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आइज बट दिस पार्टिकल कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। स्कैटरिंग करता है। ऐसे मान के चलो कि ये पानी हो गया, पानी से एक बीम ऑफ लाइट गुजारे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, इसका जो होता है पाथ विजुअल हमको होने लगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है, टिंडल, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस इफेक्ट। इस इफेक्ट को जिसने डिस्कवर किया उसी के नाम पे हम लोग टिंडल इफेक्ट नाम रखते हैं। और टिंडल इफेक्ट एकदम स्लो है, एकदम ईजी है कि अगर बीम ऑफ लाइट को पास कराएंगे तो बीम ऑफ लाइट का जो होता है ना, ये क्या कहते हैं, पाथ हमको दिखेगा जब पास करेगा। तो जब पास दिखेगा तो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। कुछ एकदम सिंपल चीज़ है, एकदम कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, एकदम सिंपल सा चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आपको देख बोले थे ना, फोटो दिखाएंगे, फोटो देखिए कि ये आपको पेड़ है, ठीक है, पेड़ में से लाइट निकल रहा है, तो वो लाइट का जो देख रहे हो ना, ये बीम वगैरह सारा आपको दिख रहा है, उसका पाथ दिख रहा है आपको स्कैटर होकर, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे क्लाउड वगैरह आपको दिख रहा है, क्लाउड से देख रहे हो आप, लाइट जहाँ से निकल रहा है ना, ये पूरा आपको लाइट का जो होता है पाथ दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? टिंडल इफेक्ट सिर्फ तुमको कोलाइडल और सस्पेंशन सॉल्यूशन शो नहीं करता है, और भी बहुत ज़्यादा नेचर में चीज़ आता है। जैसे आप डस्ट पार्टिकल देखोगे जाके, या फिर फॉरेस्ट वगैरह में जाओगे, बहुत ऊंचा ऊंचा ट्रीज वगैरह, वहाँ पे भी टिंडल इफेक्ट जो होता है वो शो करता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। पाथ जो होता है लाइट का पाथ दिख रहा है तो आपको, उसको क्या बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। आगे चलिए, देखिए, टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। अब देखते होगे आप कि घर चारों तरफ से आप बंद कर दिए, घर बंद कर दिए, एक छोटा सा छेद टाइप का है, वहाँ से लाइट आता है, आपको लाइट का पाथ दिख रहा है, उसमें डस्ट पार्टिकल थोड़ा सा छोटा 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 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो लाइट का जो है पाथ दिख रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। जहाँ भी आपको लाइट का पाथ दिखने लगा ना, लाइट का पाथ जनरली आपको दिखता नहीं है कैसे स्ट्रेट चल रहा है, कैसे चल रहा है, लेकिन पाथ आपको दिखने लगा कि हाँ ऐसे आ रहा है, या फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि वो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। ये क्लियर हो रहा है आपको? देखिए, वही बोल रहा है यहाँ पे कि टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। दिस हैपेंस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर, ठीक है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द canopy of dense forest. In the forest, mist containing tiny droplets of water which act as a particle of collider dispersion. ये देखो इजी है, एग्जांपल हो गया कहाँ कहाँ शो करता है, तो फॉरेस्ट में शो करता है, या फिर आप चाहोगे फॉग वगैरह, जब ठंडी के समय फॉग आता है ना, तो फॉग के समय भी आपको दिखेगा रे ऑफ लाइट नीचे आ रहा है। तो वही बोल रहा है कि मिस्ट कंटेनिंग टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, वो भी जो होता है एक टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अब आगे चलता है। अब हम लोग पढ़ लिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड पढ़ेंगे। कोलाइड हम लोग पढ़ लिए क्या था। अब कोलाइड हो गया पहला हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्या था बेटा? पहला
ये हेट्रोजेनस मिक्सचर का एक पार्ट हो गया। सस्पेंशन था, कोलाइडल था, तो इसको एक प्रॉपर्टीज का क्या हो गया कि हेट्रोजेनस मिक्सचर है। दूसरा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल आर टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन विद द नेकेड आइज। इसका पार्टिकल बहुत स्मॉल होता है, मतलब लिख दोगे स्मॉलर देन सस्पेंशन कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। दूसरा हो गया। तीसरा हो गया कि कोलाइडल आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, मतलब ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट ये शो करता है। दे डू नॉट सेटल डाउन, ये सेटल डाउन नहीं होगा। व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब दैट इज कोलाइड इज ए क्वाइट स्टेबल, ये क्वाइट स्टेबल होता है, पूरा स्टेबल नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत स्टेबल इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, इसको आप फिल्ट्रेशन के थ्रू से प्रोसेस से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल हम देते हैं कि दूध लिए, दूध को छन्नी में डाल दिए तो पूरा दूध नीचे आ गया, कोई दूध ऊपर नहीं रहा है दूध का पार्टिकल, ठीक है। तो आप उसको फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते हो, फिल्ट्रेशन को सिर्फ एक प्रोसेस से कर सकते हो जो कि आपका है ये सस्पेंशन। सस्पेंशन में पार्टिकल बड़ा बड़ा है तो वो आप फिल्ट्रेशन से आप उसको छान सकते हो। इतना क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं। अब देखिए, अब देखो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्स मीडियम है, ठीक है। ये समझना है एक आपको होता क्या है, डिस्पर्स फेज क्या होता है और डिस्पर्स मीडियम क्या होता है। देखिए सिंपल सा चीज समझिए आप। ये बीकर हो गया, ठीक है, बीकर हो गया। बीकर में पानी ले लिए, क्या ले लिए? वाटर, ठीक है। वाटर के बाद क्या हुआ कि इसमें हम एक सॉलिड डालें, सॉलिड का नाम क्या है? NaCl। क्या है? NaCl। यही समझना है कि ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के टर्म में समझना है कि जो सॉल्यूट है वही हो गया डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज, ठीक है। और जिस मीडियम में डिस्पर्स फेज को हम डाल रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। डिस्पर्स फेज पता चल गया क्या होता है? डिस्पर्स जो सॉल्यूट होता है वही एक तरह से डिस्पर्स फेज है, जो कम मात्रा में है, मतलब कम मात्रा। ये क्या हो गया बेटा? ये आपका हो गया डिस्पर्स फेज। और जो ज़्यादा है, क्या है? जो ज़्यादा है, ये क्या हो गया बेटा? ये आपको डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया। यही आपको समझना है कि डिस्पर्स फेज क्या होता है और डिस्पर्स मीडियम क्या होता है। कि सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट्स और डिस्पर्स पार्टिकल इन ए कोलाइडल फॉर्म इज कॉल्ड एज कोलाइडल फ्रॉम डिस्पर्स फेज। इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्स फेज बोलेंगे। द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड इज कॉल्ड डिस्पर्सिंग मीडियम। सिंपल सा चीज समझना है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम किसको बोलते हैं। कि अगर मान के चलिए कि एक सिंपल सा एक कोई भी मान के चलिए कोलाइडल सोल्यूशन लिए, इसमें क्या होता है कि एक जैसे ये दिख रहा है ना छोटा छोटा, इसका वॉल्यूम कम है, तो ये क्या हो गया बेटा? डिस्पर्स फेज। दिख रहा है ना आपको? डिस्पर्स फेज। और किस में डाले हैं? जो ज़्यादा वॉल्यूम है उसको वो डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया। वही सिंपल सा चीज़ है कि जो कम मात्रा में रहेगा, यहाँ पे दिख रहा है ना कम मात्रा में, तो ये क्या हो गया बेटा? ये डिस्पर्स फेज में हो गया, दिख रहा है ना बार बार डिस्पर्स फेज। और ये जो ज़्यादा मात्रा में डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया, जो सॉल्यूट की तरह काम करेगा। वो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है? उसको डिस्पर्स फेज बोलेंगे। जो ज़्यादा मात्रा में होगा कि द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड, जिसमें हम डिस्पर्स फेज को डाले हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम, इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि फेज कम हो गया और मीडियम ज़्यादा होगा। डिस्पर्स फेज होता है वो एक तरह से सॉल्यूट की तरह काम करता है, और डिस्पर्सिंग मीडियम एज ए सॉल्वेंट की तरह काम करता है। जहाँ पे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं, वैसे ही डिस्पर्स फेज को हम डिस्पर्सिंग मीडियम में, डिस्पर्स फेज को हम क्या करेंगे? डिस्पर्सिंग मीडियम में मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। आ रहा समझ में? इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसका वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है। इतना क्लियर हो रहा है? आगे चलता है। अब देखिए ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। हम आप समझा देते हैं क्या क्या होता है कि सॉलिड को जब सॉलिड में मिक्स करेंगे तो इसको सॉलिड सोल बोलते हैं। इसका एग्जांपल जो हो गया वो जेम स्टोन वगैरह होता है, आप देखते होंगे जेम स्टोन जो होता है वो सॉलिड सोल का एग्जांपल है। सॉलिड को जब लिक्विड में मिलाएंगे, मतलब डिस्पर्स फेज मतलब क्या है? सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे, सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे। सॉलिड जो होता है वो कम मात्रा में है, क्या है? कम मात्रा में। ये जो है लिक्विड, ये जो आप डिस्पर्सिंग मीडियम देख रहे हैं ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो कम को ज़्यादा मिलाएंगे तो देख रहे हो सॉलिड को जब लिक्विड में मिलाओगे तो सोल बनाएंगे। क्या बना? सोल। SO मतलब सॉलिड, L मतलब लोल, सोल, ये सॉलिड बनेगा। ये पेंट सेल फ्लूइड वगैरह जो होता है
फिर सॉलिड को गैस में मिलाओगे, नाम ही है एरो मतलब गैस और सोल मतलब सॉलिड, मतलब सॉलिड को गैस में मिलाओगे तो ये बनाएगा क्या, एरोसोल। जैसे स्मोक और डस्ट हो गया। लिक्विड इन सॉलिड इसको बोलते हैं जेल। जो अरे जेल जेल दिमाग बहुत माथा में लगाते हो तुम लोग। जेल जो होगा लड़का सब तो और आदत खराब है, कहीं भी जाना रहेगा ना तुरंत मुंह हाथ धोएगा, तुरंत देगा हाथ में सेटवेट जटैक नहीं होता है, तो सेटवेट से तुरंत जेल लगा लेगा माथा में, ठीक है, वही है जेल। जेल क्या होता है बेटा कि लिक्विड को जब सॉलिड में डालोगे, सॉलिड ज़्यादा है लिक्विड कम है, ठीक है, तो लिक्विड कम है और सॉलिड ज़्यादा है, उसमें मिलाओगे तो क्या बनाता है बेटा, जेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो जेल में हो गया तुमको चीज़ बटर जेलीज वगैरह जितना जो चीज़ होता है वो जेल में आता है। तीसरा हो गया लिक्विड इन लिक्विड, इसको इमल्सन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, ठीक है, कि लिक्विड इन लिक्विड को क्या बोलते हैं बेटा, इमल्सन बोलते हैं। ये जैसे एग्जांपल हो गया मिल्क हो गया, हेयर क्रीम हो गया, ये इमल्सन का एग्जांपल हो गया कि मिल्क जो होता है लिक्विड होता है वो कम अमाउंट में, वो ज़्यादा कोई दूसरे लिक्विड में डिजोल्व कर दिए तो वो हो गया तुमको लिक्विड इन लिक्विड क्या बोलेंगे, इमल्सन बोलेंगे। जब लिक्विड डिस्पर्स फेज में है इसको हम गैस में मिलाएंगे तो ये एरोसोल, देखा ना था ना एरोसेल सोल, कि सॉलिड को गैस में मिला रहे हैं या फिर लिक्विड को गैस में मिला रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे बेटा, ये सॉलिड को गैस में मिला रहे हैं या फिर लिक्विड को गैस में मिला रहे हैं, दोनों क्या बोलते हैं बेटा, एरोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, इसमें जो डिस्पर्स फेज था इसमें सॉलिड था, इसमें डिस्पर्स फेज जो होता है वो लिक्विड होता है। तो आप देखते हो ना ठंडी के दिन में जाते हो तो पूरा 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 यहाँ पे क्या होता है कि वाटर आ जाता है, ड्रॉपलेट आ जाता है। वो क्या है कि हवा के अंदर वाटर ड्रॉपलेट मतलब फॉग या मिस्ट जो होता है एग्जाम्पल, ठीक है, क्लाउड हो गया, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, इसमें क्या होता है पानी, गैस में पानी को मिलाया गया, आना समझ बेटा, वही एक चीज़ है। दूसरा फिर है कि गैस इन सॉलिड, गैस को सॉलिड में मिलाओगे तो ये सॉलिड सॉल हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, प्यूमसाइड, इसको फोम रबर वगैरह, जो फोम वगैरह देखते हो ना कि सॉलिड है उसमें गैस है, मतलब गैस जो है उस सॉलिड के अंदर, जैसे फोम पे क्या है, बैठते हो ऐसे बैठोगे पुचक जाएगा, पुचक जाएगा उसमें हवा निकल गया, मतलब क्या है सॉलिड में हवा डाला गया, ठीक है, मतलब सॉलिड है ज़्यादा है और गैस कम है, डिस्पर्सिंग फेज और ये डिस्पर्सिंग मीडियम है। फिर गैस को लिक्विड में डालोगे तो ये फोम का फॉर्मेशन करता है। फोम जो होता है दाढ़ी वगैरह तुम लोग का होगा बढ़िया से, फोम लगाओगे एकदम ऐसे से करके, तो वो फोम जो एग्जांपल है वो तुमको गैस इन लिक्विड का एग्जांपल, ये दो तीन बार इसको टेबल को याद रख करोगे ना, 2-3 बार देखोगे पूरा जो होता है टेबल याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर एनसीईआरटी में है उसका फोटो कॉपी लो, आप बाहर जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ चिपका दो, 2-3 बार आँख के तरफ जाएगा ना तुमको एकदम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, तो आपको समझ में आ गया कि डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है। अब देखिए 2-3 चीज़ पढ़ना है बेटा आपको और बचा हुआ है, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। बचपन में क्लास 7, 6, 7 में आप पढ़ते आ रहे हो कि फिजिकल चेंज क्या होता है, कि कोई नया जो होता है प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है, उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। अगर रिएक्शन हुआ तो कोई नया कुछ भी चीज़, जैसे मान के चलो टीयरिंग ऑफ पेपर, मतलब पेपर था उसको फाड़ भी दिए तो पेपर ही रहा, उसका केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो चेंज नहीं हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे आइस था, देखो यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है मेल्टिंग ऑफ आइस, क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये हो गया मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये क्या हो गया, बॉइलिंग ऑफ वाटर। इसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, सिंपल सा चीज़ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। अब जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, मतलब आइस मैंने पहले भी H2O था, जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ फिर भी H2O है, कोई चेंज नहीं हुआ। ये ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले H2O था बाद में H2S में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं है। H2O ऊपर भी था, जब मेल्ट किया फिर भी H2O में बना है, इसका मतलब केमिकल कंपोजिशन का चेंज नहीं हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे, ठीक है। क्या फिजिकल चेंज इज ए ट्रांसफॉर्मेशन दैट अल्टर्स द अपीयरेंस ऑफ द फिजिकल स्टेट, फिजिकल अपीयरेंस ही से इसका चेंज होता है, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस से चेंज होता है ऑफ द मैटर, बट डज नॉट चेंजेस इट्स केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, और नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि फिजिकल चेंज है, कोई नया सब्सटेंस जो होता है इसका फॉर्मेशन नहीं होता। द आइडेंटिटी ऑफ द मटेरियल रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द चेंज, मतलब बोल रहा है ना कि चेंज हुआ था, यहाँ पे देखो ये भी H2O है, ये मेल्ट किया तो ये भी H2O है, कोई केमिकल कंपोजिशन कोई चेंज नहीं हुआ और कोई फॉर्म चेंज नहीं हुआ उसका, सिर्फ आपको होता है फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है, ये होता है आपको फिजिकल चेंज, ठीक है। ये आपको क्लियर हो रहा है, आप पढ़े होगे बचपन में, वही आपको है कि फिजिकल चेंज का प्रॉपर्टी। अब देख लेते हैं फिजिकल चेंज का, ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। इसमें क्या है कि नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म,
कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब पहले H2O था अभी भी H2O है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, फिर आपको हो गया नॉट डिफरेंट केमिकल, ठीक है। फ्रॉम एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस स्टिल यील्ड वाटर, ठीक है। वाटर मैंने H2O ही है, उसमें कोई केमिकल प्रॉपर्टी उसका चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। दूसरा हो गया आपको कि पॉसिबल रिवर्सिबिलिटी, माने रिवर्सेबल हो सकता है। रिवर्सिबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो प्रोसेस आगे गया है वो पीछे भी जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो तो मान के चलो कि आइस लिया, आइस मेल्ट किया पानी में, क्या हुआ, पानी बन गया, वाटर बन गया। फिर वाटर को फ्रीज कर दोगे तो ये आइस में कन्वर्ट हो सकता है। सारे चीज़ में नहीं होगा, लेकिन कुछ मतलब पॉसिबल है, उसको रिवर्स करना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। मेनी फिजिकल चेंज कैन बी अंडर्न बाय द फिजिकल मीन्स, फॉर इंस्टेंस रिफ्रीजिंग, मेल्टिंग वाटर, इसको हम कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। चेंजेस इन्वॉल्व फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज फेज स्टेट चेंज, सॉलिड लिक्विड से गैस बन जाता है, शेप साइज यही चेंज होता है। तो उसका जो चेंज आएगा वो सिर्फ फिजिकल स्टेट में आएगा, बाकी कोई चेंज में, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फिजिकल चेंज बोलेंगे। इतना क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज में देखिए आपको एक चीज़ याद रखना है कि देखिए सिंपल सा चीज़ है कि आप, सिंपल सा चीज़ है, आपको समझना क्या है। आप मान लीजिए मैग्नीशियम लिए, मैग्नीशियम रिबन लिए, ये सॉलिड स्टेट में, इसको आप रिएक्शन कराया, इसको आप बर्न कर दिए ऑक्सीजन में, तो क्या बना दिया, MgO बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी अलग था, जब इसको बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया, इसका प्रॉपर्टी अलग है। इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम का जो होता है ना प्रॉपर्टी चेंज हो गया, पूरा केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं केमिकल चेंज। सिंपल सा आ रहा है आप समझ में। क्या केमिकल चेंज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन वन और मोर सब्सटेंसेज आर ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस। समझ रहा है कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, नया सब्सटेंस। वहाँ पे क्या है, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। केमिकल चेंज में क्या है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, विथ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, अलग केमिकल कंपोजिशन, अलग प्रॉपर्टी के साथ फॉर्मेशन हुआ उसका। समझ में आ रहा है कि मैग्नीशियम का पहले अलग कंपोजिशन था, बाद में MgO का अलग कंपोजिशन है, इसका प्रॉपर्टी अलग है, इसका प्रॉपर्टी अलग है, केमिकल कंपोजिशन इसका अलग है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो भी अलग है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व rearranging atoms or molecules and often release or absorb energy in the form of heat, light और sound, ठीक है। तो ये जो आपको है केमिकल चेंज का है प्रॉपर्टी। केमिकल चेंज में जब चेंज होता है तो बहुत सारा चीज़ रिलीज करता है, या तो हीट रिलीज करेगा, या फिर आपको गैस रिलीज करेगा, या फिर साउंड रिलीज करेगा, या फिर लाइट रिलीज करेगा, कुछ ना कुछ रिलीज करता है, तो वो केमिकल चेंज होता है। जैसे आप क्लास 11th में जाओगे ना तो पहला ही चैप्टर आपको है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो आपको केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसमें आप पढ़ोगे कि क्या क्या होता है, उसमें सारा केमिकल चेंज ही होता है, ठीक है। क्या चीज़ में ट्रांसफॉर्म हुआ, क्या चीज़ में ट्रांसफॉर्म हुआ, एक एटम हुआ दूसरे के साथ मिला तो मॉलिक्यूल बनाया, एक मॉलिक्यूल कैसे कंपाउंड बनाया, तो ये सारा चीज़ होता है केमिकल प्रॉपर्टी, उसका चेंज हो जाता है। इतना क्लियर हो रहा है? आगे देखते हैं, ठीक है। अब केमिकल चेंज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, पहला फीचर, ठीक है। चेंज इन एनर्जी, ठीक है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है कि मैनिकल केमिकल चेंजेस आर इन एक्सोथर्मिक, माने हीट जो होता है रिलीज होगा। एक्सोथर्मिक इसको बोलते हैं, एक्सो मतलब बाहर, हीट रिलीज हो रहा है, और इंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट जो होता है, इंडो मतलब अंदर आ रहा है कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। टिपिकल इंडिकेटर्स इंक्लूड चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन ऑर्डर, फिर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना, वो आगे आप पढ़ोगे, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। एग्जाम्पल आप देख लोगे कि 2MgO जो होता है Mg + O2 में टूटा है, एसिड और बेस जो होता है सॉल्ट + वाटर जो होता है वो बनाता है। तो ये सब जो होता है वो केमिकल चेंज में आता है। इतना क्लियर हो गया? फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, लास्ट जो हम लोग समझते हैं, ये बस समरी है आपको इस चैप्टर का कि मैटर जो होता है बेटा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी हो सकता है। इसको हम डिफाइन किए दो में, एक प्योर सब्सटेंस में, दूसरा क्या है मिक्सचर्स में। प्योर में क्या आएगा बेटा कि एलिमेंट्स आ गए, दूसरा आ गया कंपाउंड आ गया। एलिमेंट क्या हो गया कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपल सब्सटेंस, ये सबसे छोटा, जैसे कैसे सेल होता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है। उसी तरह क्या है एलिमेंट, एलिमेंट्स इससे छोटा हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मरकरी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आपका प्योर सब्सटेंस के आगे एलिमेंट में। कंपाउंड में क्या आ गया कि फिक्स कंपोजिशन हो गया, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय द केमिकल और
केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जैसे मान के चलो एग्जांपल वाटर हो गया, H2O हो गया, इसको हम तोड़ सकते हैं ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यही बोल रहा है। मीथेन हो गया, CH4 हो गया, आपको शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। मिक्सचर में क्या हो गया कि नो फिक्स कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन फिक्स था, इसका कंपोजिशन कोई भी फिक्स नहीं है। इसमें आपको पहला आ गया होमोजेनस, दूसरा आ गया हेट्रोजेनस। होमोजेनस में क्या हो गया बेटा, एग्जांपल मेरा था होमोजेनस में ट्रू सॉल्यूशन, क्या था, सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन था ना। हेट्रोजेनस में आपको दो एग्जांपल था, एक था आपका कोलॉइडल था, दूसरा सस्पेंशन था, ठीक है। यही क्लासिफाई किया है कि ये यूनिफॉर्म होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। एग्जांपल इसका दिया है शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल, ये सब सारा चीज़ आपको है होमोजेनस हो गया। और ये लास्ट वाला जो है वो आपको हेट्रोजेनस, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, वाटर, मतलब ये सब जितना भी हो गया, ऐसे सैंड इन वाटर सॉल्ट, सैंड और सॉल्ट को एक जगह मिला दी तो वो क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, सिंपल सा चीज़ है। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वन शॉट में खत्म हुआ, ठीक है। एकदम आप एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार, समझना है पूरा अच्छे से। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना है, और आपके लिए सारा जो होता है ना, आपको दिसंबर तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। मिड टर्म जो आपका आने वाला है उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो। कोई भी चैप्टर का आपको चाहिए कि हाँ सर इसको आप जल्दी से बता दीजिए, तो आप कमेंट में लिख दो, हम उसको चैप्टर को जल्दी से जल्दी लेके आएंगे और जल्दी से जल्दी आपको समझा देंगे, ठीक है। और डाउट पूछते रहना है और सपोर्ट ऐसे ही करते रहना है। चलिए बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।